बैकबोन अगर तुम्हारी स्ट्रांग है और जरा सा भी कुछ हो गया तो तुम्हारी पूरी हेल्थ तबाही हो सकती है। लेटे रहने के बाद पेन डेवलप हो रहा है। Okay. सोने के बाद रात को 2 बजे पेन की वजह से उसकी आंख खुलती है। डेंजरस साइन है। रीढ़ की हड्डी इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट साइट जहाँ पे कैंसर दूसरी जगह से आकर के फैल जाता है। अच्छा। सबसे बड़ा मिथ है वो ये है आज की तारीख में कि बैक पेन हो गया तो बेड रेस्ट करना है। ये प्रूव हो चुका है कि अगर हम 100 रैंडम आदमी जिनको कभी कोई बैक पेन नहीं रहा उनकी अगर हम बिठा करके एमआरआई करते हैं तो 70% ऑफ देम विल हैव स्लिप डिस्क। टोबैको का स्पाइन से क्या रिलेशन है? सो टोबैको इज वेरी वेरी क्रूशियल रीजन जिसकी वजह से एक्चुअली स्पाइन के और डिस्क की प्रॉब्लम्स होती हैं। जो कांस्टेंट हु इज सिटिंग तो व्हाट इज हैपनिंग टू देयर बैक? The mattress also expires. एक्सपायर्स? Yes. अच्छा। So there is a science behind mattress. बेसिकली 2 तरीके की क्रैकिंग कर सकते हैं। एक तो पेशेंट खुद करता है, हाँ। दैट इज स्टिल लेस हार्मफुल। एक जो कि दूसरे से पकड़ के कराता है, हाँ जी, हाँ। दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। बट उसका फादर वाज सो एडमेंट कि कुछ भी हो जाए, मर जाए, लेकिन मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा। एंड आई फेल्ट सो बैड अबाउट इट कि रीजन क्या होता है? व्हाई डोंट दे डू दैट? मिथ कि नहीं सब स्पाइन सर्जरी के बाद कभी चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, पूरी जिंदगी बिस्तर पे निकल जाती है, मतलब हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। तो जो नॉर्मली खांसना छींकना है उसमें भी हड्डियां टूट जाती हैं। अरे बाप रे। स्पाइन में इन्फेक्शंस कैसे हो जाते हैं? नमस्ते सर, नमस्ते। वेलकम टू लेवल अप विद अरोना। मतलब मैं जयपुर आई हूँ अहमदाबाद से आपका स्पेशल इंटरव्यू लेने, क्योंकि ये जो आज टॉपिक हम बात करने वाले हैं स्पाइन हेल्थ को लेके, पीपल हैव स्टार्टेड अप फोकसिंग ऑन स्पाइन हेल्थ पर्टिकुलरली, क्योंकि जितना बढ़ता जा रहा है उतनी अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत हमें भी है। तो आपसे बेहतर मुझे लगा कोई ये इस चीज को इतने अच्छी डिटेल में जो बता सकता है। आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आज ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू मैम। यस, और आज मेरा फुल फोकस ये है कि बैक पेन ये तो एक बहुत कॉमन चीज बन चुकी है, मतलब हर इंसान के हो गए और एज कोई फैक्टर बचा नहीं है। तो वो एक शुरुआत एक छोटा बैक पेन से लेके स्पाइन हेल्थ से लेके ट्रीटमेंट से लेके मिथ से लेके जो अवेयरनेस पार्ट आप भी बहुत ज्यादा हम बात कर रहे थे फैलाना चाहते हैं, सब में मुझे डीप डाइव डिटेल करना बात करना चाहती हूँ। Sure. है ना? तो शुरुआत एकदम स्पाइन से करती हूँ मैं पहले। एक चीज जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, बैकबोन बोला जाता है उसको। और अब आप बताओ इस चीज को कि ये चीज बैकबोन अगर तुम्हारी स्ट्रांग है और जरा सा भी कुछ हो गया तो तुम्हारी पूरी हेल्थ तबाही हो सकती है। ये कितना सच है या इट्स ओवर हाइप्ड? क्या बोलोगे आप? नहीं, ये बात अनोना काफी हद तक सही है। सही है। बिकॉज रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, अपनी रीढ़ की हड्डी अपनी पूरी बॉडी का बेसिकली मेन स्केलेटन का मेन पार्ट है। और ये दो वर्क करती है बेसिकली। एक तो ये अपनी बॉडी को अपराइट रखने का काम करती है विद गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करती है वो इसके अंदर एक नर्व होती है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। वो स्पाइनल कॉर्ड अपनी ब्रेन से चालू होकर के और नीचे तक जाती है। और स्पाइनल कॉर्ड एक नर्व होती है जो ब्रेन का एक्सटेंशन है बेसिकली। अच्छा। इट गोज डाउन फ्रॉम द ब्रेन एंड इट इज ए वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर। तो भगवान ने या नेचर ने इसको प्रोटेक्ट करते हुए क्या किया है कि इसको पूरी तरफ से बोन से प्रोटेक्ट रखा है। अच्छा। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर एक कैनाल होती है जिसे हम स्पाइनल कैनाल बोलते हैं। उस कैनाल के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड रहती है और उस स्पाइनल कॉर्ड से ब्रांचेस निकलती हैं। तो जो अपर पार्ट की ब्रांचेस हैं वो हाथों को सप्लाई करती हैं। जो मिड पार्ट की ब्रांचेस हैं जिनको हम थोरेसिक स्पाइन की ब्रांचेस बोलते हैं वो अपने धड़ को सप्लाई करती हैं। और जो नीचे की हैं लंबर और सैक्रल एरिया की वो अपने पैरों को और यूरिन स्टूल के एरिया को सप्लाई करती हैं। सो बेसिकली इट कनेक्ट्स आवर होल ऑफ द बॉडी टू अवर ब्रेन। ओह, मतलब एक
पतली सी नर्व है जिसको कवर करने के लिए हमारी इतनी बोन्स है और वो ही चीज हमारी पूरी बॉडी को चला रही है. So it is a very complex structure. It is a very very complex तो structure. इसमें अगर जैसे आप हमारे पास है भी, आप एक बार बेसिक में, क्योंकि हम जब बात करेंगे जैसे सारी स्लिप डिस्क के लेके सारी चीजों के, तो L1 L2 ये बहुत कॉमन चीज है जो लोग देखते हैं और आता है. अभी हमारे पास ये स्ट्रक्चर है ऑलरेडी जिसकी आप बात करिए, आप थोड़ा डिफाइन कर सकते हो सर एकदम सिंपल टर्म्स में क्या कैसे होता है? So basically ये हमारा स्कल है, खोपड़ी, है. और ये हमारे कूल्हे हैं पेल्विस. ठीक है. इन दोनों को जोड़ने वाली ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली है हमारी स्पाइन. ठीक है. ये स्पाइन हमारी जो है सामने से जब हम इसे देखते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन में हमें नजर आएगी. ठीक है. लेकिन जब हम इसको साइड से देखेंगे तो इसमें 3 कर्व हमें नजर आएंगे. हाँ. तो इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं. जो अपर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल. ठीक है. ओके. सो अपर 7 वर्टिब्रास उनको हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं. बीच की 12 जो होते हैं उन्हें हम थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं. थोरेसिक स्पाइन में बेसिकली क्या होता है कि रिब्स होती हैं जो जुड़ी हुई होती हैं. ठीक है. तो रिब्स आगे आके ये जो आगे की हड्डी है स्टर्नम, इससे जुड़ती हैं. और नीचे की फिर कमर की जो हड्डी है वो उसको हम लंबर स्पाइन बोलते हैं. और नीचे ये एक तिकोनी हड्डी होती है जिसे हम सैक्रम बोलते हैं. ओके. ठीक तो है. ये जो नीचे की लंबर स्पाइन है इसमें 5 वर्टिब्रा होते हैं. वर्टिब्रा क्या होती है? ये रीढ़ की हड्डी की एक इकाई जिसके हम बोल सकते हैं, जिसके जुड़ने से रीढ़ की हड्डी पूरी हमारी बनती है. अच्छा, इसने बांध के रखा हुआ है पूरी हड्डी को भी. ये एक स्ट्रक्चर, एक तरीके से अगर हम ईंटों की दीवार बना रहे हैं तो ये एक ईंट है. ओके. सो दिस इज अ बिल्डिंग ब्लॉक. और हर 2 वर्टिब्रा के बीच में देयर आर जॉइंट्स. और उन जॉइंट्स की वजह से हमारी स्पाइन में मूवमेंट होता है और हम आगे झुक पाते हैं, पीछे झुक पाते हैं, करवट ले पाते हैं, पीछे देख सकते हैं. ये सारा हमारी रीढ़ की हड्डी में मूवमेंट की वजह से होता है. अच्छा, तो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को. जब ब्रेन से हमारे सिग्नल गया, वो स्पाइनल कॉर्ड में हमारे सिग्नल गया कि फॉर एग्जांपल मुझे अपना हाथ मूव करना है, तो वो नर्व से गया एंड देन नर्व किसको, हमारी इन बोन्स किसको सिग्नल देती हैं कि यू हैव टू मूव योर हैंड नाउ? सो बेसिकली ये नर्व बीच में चल रही होती है. हाँ. जिसको हम ये कैनाल जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कैनाल, उससे ये जो नर्व्स निकल रही हैं ये इस मेन नर्व की ब्रांचेस हैं. ठीक है. नाउ कोई भी एक पर्टिकुलर नर्व या पर्टिकुलर ब्रांच जो है एक पर्टिकुलर मसल को आगे जाकर के सप्लाई करती है. ओके. एंड देन व्हेन आवर ब्रेन सेज कि यार हमें ये चीज उठानी है, तो वहां से सिग्नल जाता है हाथ की मसल्स को और वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में वो काम करते हैं. सो ये नर्व्स खाली 1 वे सिग्नल नहीं ले जा रही हैं, ये 2 वे सिग्नल ले जा रही हैं. दे आर ऑल्सो टेकिंग अवे सिग्नल फ्रॉम हैंड. इसको हम बोलते हैं सेंसरी पाथवे. तो हाथ में जैसे कुछ गर्म लगा, ठंडा लगा, सो वी इमीडिएटली हमने बहुत गर्म चीज कोई पकड़ ली तो हम तुरंत छोड़ देते हैं. दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सेस. जो ब्रेन तक ये सिग्नल जा रहा है कि बहुत गर्म चीज है, इसे अगर हमने नहीं छोड़ा तो ये हाथ को जला दे. तो आउटर सिग्नल्स भी. सो दिस इज अ 2 वे पाथवे बेसिकली. That's why it is called. Now I know, now I understand. That's why it's called the backbone, कि हर चीज रिलेटेड है इस पर्टिकुलर चीज से. तो मैं सबसे बड़ा सवाल जो अभी आपसे पूछ रही थी कि जब हम स्पाइन की बात करते हैं, बैक पेन एक बहुत बेसिक इशू है जो लोगों को पता है, पर स्पाइन की बात करते हैं, कितना बाइफर्केशन है, जो डिफरेंशिएशन है कि कितने लोग आपके पास बीमारियां जो आती है वो लाइफस्टाइल बाहर से खुद अपनी वजह से बीमारी लेके आपके पास आते हैं, या कितना पार्ट है कि जेनेटिक था एंड दे कांट अवॉइड उस वजह से आ रहा है? सो बेसिकली अगर हम आज की तारीख में बात करें तो ये जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं ये कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही हैं. प्रॉब्लम्स एज इन मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो पेशेंट्स हमारे पास लेके आते हैं, बैक पेन, नेक पेन. लगातार आईटी इंडिविजुअल्स हैं, लगातार घंटों बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और फिर वो नेक पेन, बैक पेन लेकर के हमारे पास आते हैं. दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. मैं ये बोलूंगा कि लिटरली एक एपिडेमिक है इस चीज का. लेकिन बेसिकली जब हमारे पास पेशेंट पहली बार आता है, वो बैक पेन या नेक पेन कंप्लेन करता है, तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम उसमें से जो सिनिस्टर कॉजेज हैं, जो डेंजरस कॉजेज हैं, क्योंकि बैक पेन कैन बी सिंपल ऑल्सो, बैक पेन कैन बी सिनिस्टर ऑल्सो. सो हो सकता है बैक पेन सिर्फ आपका मस्कुलर पेन हो, ये भी हो सकता है कि बैक पेन एक अंडरलाइंग इन्फेक्शन, टीबी या कैंसर को डिनोट कर रहा हो. तो हम लोगों की हमेशा कोशिश ये रहती है कि हम जो सिनिस्टर कॉजेज वाले पेशेंट्स हैं उनको हम पहले आइडेंटिफाई कर लें, बिकॉज दे नीड सिंसियर एंड लॉन्ग ट्रीटमेंट. वाइल जो लाइफस्टाइल इश्यूज वाले हैं दे नीड अ डिफरेंट अप्रोच. उनको हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, एक्सरसाइजेस और उन सब चीजों पे ट्रेन करना पड़ता है. सो फर्स्ट चीज हमारी यही रहती है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें कि कौन सा पेशेंट ऐसा है जिसे हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है. यस, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत. ठीक है.
तो इसके लिए बेसिकली जो हम इसको बोलते हैं मैकेनिकल बैक पेन, एक कॉमन टर्म है जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल बैक पेन। तो मैकेनिकल बैक पेन क्या है? जहां पे स्ट्रक्चरली मेजर कोई प्रॉब्लम आपकी बैक में या नेक में नहीं है, ठीक है। एंड इट इज जस्ट गिविंग यू पेन बिकॉज ऑफ सम फंक्शनल इश्यूज। जो फंक्शनल इश्यूज डेवलप हुए हैं बिकॉज ऑफ पुअर पोस्चर, बिकॉज ऑफ पुअर मसल टोन, इस तरीके के जो लाइफस्टाइल इश्यूज हैं उनकी वजह से जो चीजें डेवलप हुई हैं। ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच रहता है जब भी हम पहली बार पेशेंट देखते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा मैकेनिकल है, बिगेस्ट, किस पेशेंट को हमें एमआरआई करानी है, किस पेशेंट को एमआरआई नहीं करानी है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, पेशेंट की एज से लेकर के, पेशेंट की प्रेजेंटेशन से लेकर के। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये इंडिकेट करती हैं कि यस, ये पेशेंट का ये पेन जो है, इस पेशेंट का ये पेन खतरनाक हो सकता है। लाइक कि अगर किसी पेशेंट को लेटे रहने के बाद पेन डेवलप हो रहा है, ओके। सोने के बाद रात को 2 बजे पेन की वजह से उसकी आंख खुल रही है, डेंजरस साइन है। अगर किसी पेशेंट को पेन के साथ जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जिसे हम बोलते हैं, ओवरऑल पुअर हेल्थ भी डेवलप हो रही है, जैसे पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, वजन गिर रहा है, तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि अंडरलाइंग कोई मेजर प्रॉब्लम जैसे टीबी या कोई कैंसर या इस तरीके की चीज़ें Spine भी में? हो सकती हैं। यस, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो लगभग 10% के आसपास कैंसर के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हड्डी में, जिनको मेटास्टेसाइज हो जाता है, जब रीढ़ की हड्डी इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट साइट जहाँ पे कैंसर दूसरी जगह से आकर के फैल जाता है। अच्छा। So many patients we diagnose as cancer patients only because they have presented to us with back pain. वो सिर्फ कमर दर्द के साथ आए हैं और जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें कैंसर निकल आता है। बट हर बैक पेन कैंसर या इन्फेक्शन नहीं है। और जो ये इस तरीके के सिनिस्टर बैक पेन्स होते हैं, ये हार्डली हम ये मान के चलेंगे हमारी प्रैक्टिस का मुश्किल से 5% है। तो आपको सर इस पे, पर मेरे जितना मुझे अब समझ आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये बैक पेन, क्योंकि लोग बहुत बेसिक लेके चल लेते हैं, तो ऐसा होता होगा कि बहुत लेट आपके पास पहुंच रहे हैं, या सिचुएशन जनरली टाइम पे पहुंच जाते हैं लोग, ऐसी थोड़ी सिचुएशंस आप नोटिस करते हो? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है आई कि एम अज्यूमिंग। पेशेंट्स, हाँ, बहुत पेशेंट्स नेग्लेक्ट करते रहते हैं, बेल्ट लगा लिया, एग्जैक्टली, हाँ। कॉमन दर्द की दवाई ले ली और इस तरीके से काम चलता रहता है। गरम, वो वार्म गरम से वाली, कर लिया, ये ठंडा कर से, लिया। ये सब वो करते इस तरीके से बहुत बहुत से पेशेंट्स हैं जो बेसिकली डेंजरस साइंस को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, और बहुत सारा फियर भी है लोगों को इस चीज को लेकर के। तो बहुत से लोग इस तरीके से डिलेड प्रेजेंटेशन के साथ हमारे पास आते तो मैं आपसे सर शुरुआत से स्टार्ट करती हूँ। जब हम स्पाइन की बात कर रहे हैं, आप मोस्ट कॉमन बीमारियां जो है स्पाइन से रिलेटेड कौन कौन सी हैं? जो बैक पेन से आपने शुरुआत किया, एक ऐसा होता ना कि ग्रेड वाइज आप बताओ कि इतनी कॉमन प्लस इतनी डेंजरस, तो क्या क्या बीमारियां हैं? तो इसको हम बेसिकली अगर अपन देखें तो एज के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते ठीक है। हैं। तो यंग एज में पेशेंट्स जो आते हैं, बच्चे आते हैं, वो अलग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। मिडिल एज पेशेंट्स अलग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। एल्डरली पेशेंट जो है, वो जो एजिंग स्पाइन हम जिसे आज की तारीख में बोलते हैं, वो एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो बैक पेन और नेक पेन ये कॉमनेस्ट है, हाँ। प्रेजेंटेशन है। अब इसमें जो सबसे मेजर बैक पेन या नेक पेन के पेशेंट्स जो आते हैं, वो जो टिपिकली अभी हम बात कर रहे थे, लाइफस्टाइल इश्यूज, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पूरे दिन भर में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मसल टोन्स बहुत पुअर हैं, पोस्चर बहुत गलत तरीके से वो बैठ रहे हैं, 8-8 10-10 घंटे कंटिन्यूअस लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। तो ये जो इस तरीके की जो लोग काम करते हैं, बेसिकली दे आर अब्यूजिंग देयर स्पाइन, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम स्पाइन गिव्स स्पाइन गिव अप, ओके। सो फिर उसके बाद पेन स्टार्ट हो जाता है, एंड देन इट्स अ साइकिल। क्या व्हाट वन लीड टू अदर क्या होता है फिर अगर ये गिव अप हो जाता है स्पाइन, व्हाट हैपेंस देन? उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा मिथ है, वो ये है आज की तारीख में कि बैक पेन हो गया तो बेड रेस्ट करना है। सो इफ यू पुट पेशेंट ऑन लॉन्ग बेड रेस्ट, उससे हमें जो एक्चुअली हम जो चाह रहे हैं अभी ट्रीटमेंट में, वही हम चाह रहे हैं कि जो स्पाइन की सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो उसकी पैरास्पाइनल मसल्स हैं, हम उनको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। लेकिन बेड रेस्ट और ये जो बेल्ट लगा के पेशेंट्स घूमते हैं, इनसे एक्चुअली क्या होता है कि मसल्स और रिलैक्स हो जाती हैं। अच्छा। सो बेसिकली पेशेंट गोज इन ए विशियस साइकिल। पेन हुआ, बेड रेस्ट किया, बेल्ट लगाया, सो पेन विल प्रोलॉन्ग, और वो एक
विशियस साइकिल बन जाता है जिसको ब्रेक करना कई बार पेशेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए बोलते हैं टाइम पे जब तुम्हारा एक कंसिस्टेंसी आई है तो डॉक्टर के पास जाओ, एटलीस्ट दिखाओ, यू विल नो बेटर कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, बेड रेस्ट करना है, या जो आपने बेल्ट की बात करी वो। बट ठीक है, तो जो मैंने बात करी थी कि जैसे आपने बैक पेन से स्टार्ट किया, और क्या क्या बीमारियां हैं, जैसे स्लिप डिस्क एंड ऑल, ये सब बहुत कॉमन है, तो क्या क्या दूसरा कॉमनेस जो प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है वो है पेशेंट कंप्लेन यूजुअली ये करता है कि मुझे स्लिप डिस्क है। ठीक है। और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि पेशेंट एक्चुअली हमारे पास एक एमआरआई लेकर के आ रहा है और उसके करा पास के पहले खुद से। तो पेशेंट जब आके बोलता है, बैठता है, तो सबसे पहली चीज वो यही बोलता है क्या प्रॉब्लम है आपको। पेशेंट का जवाब होता है सर मेरे को L4-5 डिस्क बल्ज हो गया। सो मैं हमेशा पेशेंट को ये बोलता हूँ, मैंने कहा वो एमआरआई का डायग्नोसिस है, मुझे आपका इलाज करना है, एमआरआई का इलाज नहीं करना है। सो मुझे आप ये बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। राइट, बिकॉज इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में जो आ रही है वो ये है कि वी गेट इन्वेस्टिगेटेड। अब उस इन्वेस्टिगेशन का इंटरप्रिटेशन क्या है और उसकी रिलेवेंस उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए क्या है, वो एक बहुत ही हाईली उसको मैं बोलूंगा कि एक बहुत थॉट वाला प्रोसेस है जो पेशेंट यूजुअली नहीं समझ पाता। सो उसमें हमें इसे हम बोलते हैं क्लिनिको रेडियोलॉजिकल कोरिलेशन, जिसमें हमें मरीज की एमआरआई को, मरीज के एक्सरे को, मरीज के सिम्टम्स के साथ कोरिलेट करके देखना पड़ता है। राइट। सो फॉर वन पर्टिकुलर पेशेंट हो सकता है मैं सेम एमआरआई पे उसको सिंपल एक्सरसाइजेज एडवाइस करूं, ऑन द सिमिलर एमआरआई आई मे एडवाइस कि नहीं इस पेशेंट को सर्जरी की जरूरत, बिकॉज उन दोनों के सिम्टम्स टोटली डिफरेंट है। अब ये कॉमन जो इशू आज की तारीख में आ रहा है स्लिप डिस्क वाला। ठीक है। सो स्लिप डिस्क के बारे में 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको पहले सर एक बेसिक समझाते ना कि होता क्या है स्लिप डिस्क। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले तो अपन आते हैं डिस्क क्या होती है। जो हमारी बैकबोन है उसमें ये जैसे हमने डिस्कस किया था कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स को हम वर्टिब्रा बोलते हैं। तो वर्टिब्रा एक हड्डी है, ठीक है। तो इन हड्डियों के जुड़ने से अपनी रीढ़ की हड्डी बनती है। ठीक है। अब जब दो हड्डियां जुड़ती हैं तो उनके बीच में जॉइंट होता है। राइट। तो किन्हीं भी दो हड्डियों के बीच में 3 मेन जॉइंट्स होते हैं, एक है आगे की तरफ, इसको हम गद्दीनुमा चीज होती है कुशन जैसी, इसको हम डिस्क बोलते हैं। जो बीच में, अच्छा, जिससे मूवमेंट हो रहा है। सो ये डिस्क बेसिकली क्या करती है, एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। ओके। और 2 छोटे जॉइंट से पीठ की तरफ होते हैं जिनको हम फैसेट जॉइंट्स बोलते हैं, और इनके कंबाइंड मूवमेंट की वजह से अपनी कमर में मूवमेंट रहता है। तो बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर एज इन जो भी कमर में कुछ ऑल ऑफ अ सडन होता है डिस्क पे आ जाता है, वो बोन को प्रोटेक्ट कर देती है इसलिए। यस, क्योंकि डिस्क मोबाइल है। हाँ। जो चीज मोबाइल है वो ज्यादा लोड लेगी। बोन हार्ड है, डिस्क सॉफ्ट है। ठीक है, डिस्क ज्यादा लोड लेगी, तो जब भी अपन चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो डिस्क के ऊपर लोडिंग और अनलोडिंग का प्रोसेस एक चलता रहता है। समझ गए। ठीक तो है। डिस्क की जो स्ट्रक्चर है ये एक रुई की गद्दी की तरह होती है। और इसमें बेसिकली हम ये मान लें कि तो डिस्क की जो स्ट्रक्चर है उसमें आउटर एक एन्युलस होता है। ठीक है। उस आउटर एन्युलस के अंदर एक जेली जैसा मटेरियल भरा हुआ रहता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये आउटर एन्युलस जो है जब बहुत कांस्टेंट प्रेशर पड़ता है और एज के साथ, और भी मल्टीपल रीजंस हैं जिनकी वजह से ये डीजनरेट हो जाता है। डीजनरेट होने का मतलब क्या है कि ये बेसिकली वाटर को लूज कर देता है। और इसके अंदर माइनर माइनर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। अब जब प्रेशर डिस्क के ऊपर पड़ता है तो ये न्यूक्लियस बाहर निकलने की कोशिश करता है। ओके। हाँ। जैसे हम गुब्बारे को 2 साइड से दबाएंगे तो वो, ठीक है, हाँ, जहां से नहीं दबा हुआ है वहां से निकलने की कोशिश करेगा। तो ऊपर और नीचे बोन से डिस्क दब रही है तो ये डिस्क साइड में से निकलने की कोशिश करती है। जब ये बाहर के इस एन्युलस को फोड़ के बाहर आ जाती है, तब यहाँ पीछे जो अपन नर्व्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो नर्व्स यहाँ से निकल रही हैं, तभी उन नर्व्स को प्रेशर डालती है। उससे हाथ या पैर में दर्द डेवलप होता है, डिपेंडिंग की कौन सी नर्व दब रही है। फंक्शन में इशू आने लगते होंगे, सिंपल। अब वो प्रेशर कितना है और कितने समय से, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि पेशेंट को नर्व से रिलेटेड सिर्फ पेन के सिम्टम है या उस नर्व में वीकनेस भी डेवलप होनी स्टार्ट हो गई है, उस नर्व के जो सेंसरी सिम्टम्स हैं वो भी आने स्टार्ट हो गए हैं, वहां सूनापन आना चालू हो गया है। तो उसके बेसिस पे ये सारी प्रॉब्लम हम ऐड। ठीक है। अब इसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे लिए समझने की, वो ये है कि एमआरआई में जो स्लिप डिस्क दिख रही है, जरूरी नहीं है कि हमें उसका इलाज करने की आवश्यकता हो। ओके। बिकॉज काफी स्टडीज इस बारे में हुई हैं और ये प्रूव हो चुका है कि अगर हम 100 रैंडम आदमी जिनको कभी कोई बैक पेन नहीं रहा, उनकी अगर हम बिठा करके एमआरआई करते हैं तो 70% ऑफ देम विल हैव स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क, और जिसको हम लोग
हमारी टर्म्स में हर्निएटेड डिस्क या प्रोलैप्स डिस्क बोलते हैं, वो आपको 100 में से 70 MRIs में मिलेगी। मतलब मैं अगर आज चेक करूँ तो मेरा 70% चांस है कि आ सकता है। यस। एज का भी कोई फैक्टर नहीं है इसमें, मतलब कंपैरेटिवली? हाँ। जो चांसेस हैं वो एज के साथ बढ़ते जाएंगे। सो जितने आप यंग पेशेंट्स में एमआरआई करेंगे उतने आपको चांसेस कम मिलेंगे। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एमआरआई में चेंजेस बढ़ते जाएंगे। इनको हम बोलते हैं डीजेनरेटिव चेंजेस। ठीक है। सो डीजेनरेशन ऑफ डिस्क इज ए नेचुरल प्रोसेस। ठीक है। उसमें क्या होता है, डिस्क काली दिखने लग जाती है। एमआरआई में T2 वेटेड इमेजेस होती हैं, उसमें डिस्क थोड़ी काली दिखती है। उसमें रिपोर्ट में आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिस्क डीजनरेट लिखी हुई है। तो फिर पेशेंट्स कई बार बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं, मेरे डिस्क डीजनरेट हो गई डॉक्टर साहब, हम क्या करें, इसको कैसे बचाएं? तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज डीजनरेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। इट्स लाइक ग्रेइंग ऑफ योर हेयर्स। आपकी स्किन एज के साथ उसमें रिंकल्स आएंगे, दैट इज ऑल डीजनरेशन। ठीक है। उसमें आप अगर अपन थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस रखेंगे, केयर रखेंगे, तो हम डीजनरेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है। बट हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते और हम उसको रोक भी नहीं सकते। ठीक है। एजिंग इज नेचुरल। इट्स लाइक ऐसे कुछ हील भी नहीं कर सकते, लाइक यू कैन रीजनरेट इट और समथिंग, वो भी नहीं होता है। सो सबसे बड़ा इशू ये है कि एक तो इससे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है, ये जो एमआरआई वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार डिस्क हर्निएशन है बट दैट इज क्लिनिकली नॉट रेलेवेंट। उसकी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। एज ए सर्जन आई एम नॉट गिविंग एनी वेटेज टू दैट। लेकिन पेशेंट के लिए क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि पेशेंट अपने आप को लेबल कर लेता है कि मैं तो डिस्क का पेशेंट हूं। सो ट्रू। सो एंड दैट इन इट अफेक्ट्स हिज साइकोलॉजी, इट अफेक्ट्स हिज मेंटल स्टेटस, एंड देन उसके इफेक्ट्स उसकी डे टू डे लाइफ में, उसके प्रोफेशनल लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइफ में आने स्टार्ट हो जाते हैं। राइट। सो उसमें भी हमने को कई बार पेशेंट को बहुत डिटेल में जाकर के समझाना पड़ता है कि ये जो एमआरआई में आपको दिख रहा है, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो कितना, मतलब जैसे आपने बोला कि एमआरआई में 70% चांस है कि लोगों के कि आ सकता है स्लिप डिस्क का, तो कितना परसेंटेज है कि इतने लेवल तक है? तो इट्स आप खुद ही क्या और बताते हो इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज और एनीथिंग? क्या वो स्टेजेस आप एक बार बता सकते हो, और कि इस लेवल के बाद स्लिप डिस्क हो गया तो प्रॉब्ली यू नीड अ सर्जरी और एनी ट्रीटमेंट लाइक दैट? सो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगेन जैसे मैंने बताया कि हम लोग क्लिनिकली या मतलब मरीज के जो सिम्टम्स हैं उसके साथ एमआरआई को कोरिलेट ये भी हो सकता है कि बिल्कुल पेन नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है, पर जब एमआरआई कराया तो तुम्हारे स्लिप डिस्क का लेवल आ गया है। बिल्कुल वही 70% में होता है। ठीक है। अब बात आती है कि जब सिम्टम है तब क्या करना है। अब मरीज को अगर स्लिप डिस्क की वजह से गर्दन में स्लिप डिस्क हुई तो हाथ में दर्द आएगा, कमर में स्लिप डिस्क हुई तो पैर में दर्द आएगा। अच्छा, ये भी गर्दन बैक क्योंकि गर्दन से जो नर्व्स निकल रही हैं वो हाथ में जा रही हैं, जो कमर से निकल रही हैं वो जो पैर में जा रही हैं। ओके, तो तुम्हारे पूरे एरिया में इशू हो ऐसा नहीं हो सकता? तुम्हारे नेक इशू अलग, जो आपने लेवल्स बताए, मल्टीपल जॉइंट्स हैं तो किसी यूजुअली किसी एक या दो जॉइंट में ही प्रॉब्लम आती है। ऐसा तो बहुत रेयर है कि सभी जॉइंट्स में प्रॉब्लम आए। गॉट इट। ठीक है। आने को हो सकता है 2 में, 3 में, 4 में भी प्रॉब्लम कई बार हम देखते हैं, बट यूजुअली इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 1। ठीक है। या फिर ये भी होता है कि एमआरआई में 3 या 4 लेवल पे डिस्क में प्रॉब्लम्स आ रही है लेकिन मरीज को सिम्टम सिर्फ एक लेवल की डिस्क दे रही है। तो सपोज L5S1 अगर उसको सिम्टम दे रही है तो सिर्फ हम उसी को ट्रीट करेंगे। ठीक है। देन विल नॉट टच अदर डिस्क। ठीक है। ठीक है। अब बात आती है कि इसके ट्रीटमेंट में क्या होता है। सो नेचुरल हिस्ट्री जो है डिस्क हर्निएशन की वो सेल्फ रिजोल्यूशन की है। अच्छा। ओके। सो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर डिस्क हर्निएशन हो गया तो 80 to 85% चांस ये हैं कि पेशेंट विल गेट बेटर ओवर नेक्स्ट 6 to 8 weeks. Maybe in some cases it may take up to 12 weeks. लेकिन majority patients will get better. This is the natural history. So again patients इस चीज को भी नहीं समझ पाते कि natural history क्या है. So natural history वो है अगर हम किसी चीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं करें तो क्या होगा। दैट इज नेचुरल हिस्ट्री। भाई कोई भी बीमारी अगर किसी मरीज को हुई है उसका कुछ तो आउटकम होगा ऑब्वियसली। सो नेचुरल हिस्ट्री क्या है कि अगर हम किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं करें तो नेचर क्या कोर्स लेगी। राइट। जब हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं इट हैज टू बी बेटर देन नेचुरल हिस्ट्री। दैट इज साइंस। मेक सेंस। सो नेचुरल हिस्ट्री डिस्क हर्निएशन की ये है कि 80 to 85% पेशेंट्स गेट बेटर विद टाइम। ठीक है। वो चाहे मेरे से दवाई लें, चाहे किसी दूसरे
ऑल्टरनेटिव थेरेपी में जाएं या कोई दवाई नहीं लें, बेड रेस्ट करें या एक्टिव रहें, दे विल गेट बेटर। ओके, मतलब कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट नेचुरली जो बेसिक चीजें हैं, लाइफ चल रही है वैसा। यस, अच्छा। स्टिल 85% विल गेट बेटर। रिमेनिंग जो 15 से 20% पेशेंट्स हैं जिनमें ये नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल रिकवरी बहुत स्लो होती है, या फिर अगर डिस्क के प्रेशर की वजह से जो नर्व दब रही है उस नर्व के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, उस नर्व में वीकनेस डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर हम वी कैन नॉट वेट कि हम नेचर को अपना इतना टाइम दें, देन वी हैव टू इंटरवीन अर्ली। ओके। सो इन दोज केसेस वी रिक्वायर सर्जरी। अच्छा, सर्जरी होती है डायरेक्ट? फिर सर्जरी होती है। ओके, ठीक है। सो सर्जरी इज रेस्ट्रिक्टेड टू हार्डली 15% ऑफ पेशेंट्स। सो पहली चीज, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्लिप डिस्क एमआरआई में नजर आ रही है लेकिन एक्चुअली वो सिम्टोमेटिक ही नहीं है। जिनको सिम्टोमेटिक है उनमें भी 80 to 85% प्रोबेबिलिटी ये है कि दे विल गेट बेटर विदाउट एनी सर्जरी। ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स विल रिक्वायर सर्जरी, और जिनको सर्जरी की आवश्यकता है दे ऑल्सो गेट वेरी गुड रिजल्ट्स विद सर्जरी। सो जो इसको लेकर के एक फियर बना हुआ है सोसाइटी के अंदर, उसको ब्रेक करने की एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही आती है ना कि स्पाइन में अगर बैकबोन, रीढ़ की हड्डी में कुछ हो गया तो टेंशन आ जाती है। मैं तो अभी यही सोचूं, जब आपने ऐसे बोला है कि जिनको कुछ सिम्टम है, चलो जिनको कोई सिम्टम नहीं है और आया तो वो स्टिल शायद शांत बैठ जाएं, पर जिनको सिम्टम आया है और आपने बोल दिया कि नहीं कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा खुद से, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते होंगे पेशेंट। दे लाइक सर कुछ तो होगा, मेडिसिन दो, आप एक्सरसाइज बताओ, कोई इंजेक्शन लगाओ, कुछ तो एक्सपेक्टेशन, दे कांट सिट स्टिल। नहीं, सो वी हैव टू ट्रीट। हाँ, ओके। जो मैं बोल रहा हूँ वो ये नहीं है कि हम उनका इलाज नहीं करेंगे। हाँ। इलाज से उनकी नेचुरल हिस्ट्री को हम इम्प्रूव करते हैं। क्या होता है फिर उस केस में, क्या इलाज होता है सर्जरी के अलावा? जो अगर सर्जरी की आवश्यकता पेशेंट को नहीं है तो पहली चीज हम पेशेंट को जो बोलते हैं वो रहता है रेगुलर एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस स्पेसिफिक बताते हो? हाँ जी। ओके। सो वो एक्सरसाइजेस डिपेंड करती हैं कि कौन से टाइप की एक्सरसाइजेस हम किस पेशेंट को बताएंगे, वो उसके सिम्टम्स और उसकी एमआरआई फाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। दूसरा रहता है फिर हम उसको सपोर्टिव मेडिकेशंस देते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, जिसमें नर्व के आसपास जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए मेडिसिन होती हैं, नर्व को पेसिफाई करने के लिए मेडिसिन होती हैं, ताकि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो। तो उनको हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम इसे बोलते हैं, भी नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। हम बेसिकली वी ट्रीट मोर देन 85% पेशेंट्स विद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। और फिर लाइफ टाइम से हो जाता है? इट हैज द चांसेस कि वापस भी इशू आ सकता है एंड देन सेम ट्रीटमेंट वापस हो? सो अगेन डिपेंड इसके ऊपर करता है कि पेशेंट को डिजनरेशन या उस तरीके की प्रॉब्लम कितनी सीवियर है। बट अगर एक बार डिस्क हर्निएट होके बाहर आई है, इसका मतलब ये है कि वो दोबारा हर्निएट हो सकती है। सो अगर आपको एक बार डिस्क की प्रॉब्लम हुई है, यू हैव हाई चांसेस ऑफ सेकंड डिस्क हर्निएशन कंपेयर टू योर सेम एज के जो आपके पीयर ग्रुप है उसके कंपैरिजन में उस पेशेंट को डेफिनेटली मोर देन हायर रिस्क रहेगा फॉर रिकरेंस। अब रिकरेंस रोकने के लिए जो चीजें हम कर सकते हैं वो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। वो एक्सरसाइजेस ही होता होगा? सो उसमें मल्टीपल चीजें हैं भाई। किसी भी बीमारी में हम लोग ये मानते हैं कि दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मॉडिफाइबल हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो नॉन मॉडिफाइबल हैं। लाइक मॉडिफाइबल फैक्टर अगर मैं डिस्क के केस में बात करूं तो क्या हो सकता है? मॉडिफाइबल फैक्टर्स में पेशेंट का वेट, पेशेंट की लाइफस्टाइल, पेशेंट की पोस्चर, पेशेंट की कांस्टेंट सिटिंग वगैरह है, टोबैको यूजेस है, वेट लिफ्टिंग है। तो ये सारी चीजें हैं जिनमें हम मॉडिफाई करते हैं। सो वी एडवाइज पेशेंट कि भाई आप टोबैको यूज नहीं करें। टोबैको का स्पाइन से क्या रिलेशन है? सो टोबैको इज वेरी वेरी क्रूशियल रीजन जिसकी वजह से एक्चुअली स्पाइन के और डिस्क की प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा। हाँ, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो डिस्क होती है, डिस्क इज एवास्कुलर स्ट्रक्चर। एवास्कुलर का मतलब है इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। ओके, ठीक है। तो इसको जो भी न्यूट्रिशन मिलता है और जो भी इसमें से वेस्ट मटेरियल होता है जो वो एग्जिट होता है, वो ऊपर और नीचे की बोन से रिस करके आता है। ओके, हाँ। बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके। और वो जो रिसने का प्रोसेस है वो वहाँ की बहुत बहुत बारीक बारीक जो
ब्लड की वो होती हैं कैपिलरीज, उनके थ्रू वो रिस्क करके आता है। ओके। और जो टोबैको करता है, टोबैको क्या करता है कि जो फाइन आर्टरीज, बिल्कुल बारीक आर्टरीज जो होती हैं, उनमें वो बेसिकली ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। ओह। सो दैट एक्चुअली अफेक्ट्स न्यूट्रिशन ऑफ द डिस्क। और इससे डीजनरेशन चालू हो इससे जाता है। डीजनरेशन होता है और डीजनरेशन से डिस्क हर्निएशन होता है। ओह, दिस इज वेरी आई थिंक न्यू। सो नॉर्मली टोबैको का जब भी हम लोग बात करते हैं तो टोबैको के बारे में कार्डियक रिस्क, हार्ट ही कैंसर आता है, रिस्क और लंग्स का और ये सब चीजें ही डिस्कस होती हैं, बट टोबैको हैज इफेक्ट्स ऑन एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एवरी ऑर्गन। मैं वही, मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो दे थिंक कि यार ठीक है, मतलब आई एम स्मोकिंग बट आई कीप चेकिंग, आई कीप हैविंग माय हेल्थ चेकअप्स एंड एवरीथिंग इज फाइन, माय कोलेस्ट्रॉल इज इन कंट्रोल, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, सो इट्स फाइन। मतलब सबको असर नहीं होता है, बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं से असर होता है। दैट इज द होल पॉइंट। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर जा रहा है, तो हर बार कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा होगा। बिल्कुल। दैट इज इम्पोर्टेंट। सो ये आपने बताया कि दिस आई अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ कि जिसको स्लिप डिस्क का इशू आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल घबराने की जरूरत नहीं है। देयर आर ट्रीटमेंट्स और 85% तो नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स है जिसमें आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल से सही हो जाएगा, एंड 15% जो है वो आप यू विल बी डूइंग ऑपरेशन एंड एवरीथिंग। ऑपरेशन जो आप बोल रहे हो दैट इज ऑल्सो वेरी बेसिक, उसका कोई पोस्ट साइड इफेक्ट या कुछ भी नहीं होता है। सो अगेन ऑपरेशंस भी विद टाइम हैव इवॉल्व्ड। इन्वेसिव होते हैं, कैसे होता है? हाँ, सो आज की तारीख में बेसिकली हम जो भी सर्जरीज करते हैं दे आर ऑल की होल सर्जरीज मोस्टली। की होल्स, की होल सर्जरीज, की होल सर्जरी का मतलब है कि बहुत छोटे चीरे से इस टाइप की सर्जरी को करते हैं। सो इन सर्जरीज आइदर वी यूज, इसमें हम लोग हमेशा दो चीजें यूज करते हैं, एक तो हम मैग्निफिकेशन यूज करते हैं और एक हम अच्छी लाइट यूज करते हैं, सो दैट वी आर एबल टू सी द स्ट्रक्चर्स इनसाइड इन एनलार्ज्ड वे विद डिटेल। तो उसके लिए हम या तो एंडोस्कोप यूज करते हैं या हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है। सो दोज आर डिफरेंट टेक्निक्स, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सो बेसिकली वी यूज सम सॉर्ट ऑफ मैग्निफिकेशन टू डू दीज सर्जरीज, एंड बिकॉज वी आर यूजिंग मैग्निफिकेशन वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ आवर इंसिजन, बिकॉज नॉट वी आर नॉट यूजिंग आवर नेकेड आइज। ठीक है। तो उसकी वजह से आज की तारीख में जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट है। तो अब उसमें करते क्या हो? जो डीजनरेटेड डिस्क होती है, व्हाट डू यू डू? यू कट अक्रॉस द डीजनरेटेड थिंग? क्या सर्जरी है किस चीज की? सो बेसिकली जो सर्जरी है उसे हम बोलते हैं नर्व का डीकम्प्रेशन। हाँ, ओके, ठीक है। सो हम जब भी ऑपरेट करते हैं हम डीजनरेटेड डिस्क के लिए ऑपरेट नहीं करते, हम ऑपरेट करते हैं जब नर्व के ऊपर प्रेशर की वजह से नर्व में साइन सिम्टम आ रहे हैं, तो आप प्रेशर रिलीज करते हो? सो हाँ, इसको हम मरीज को हमेशा ये बताते हैं कि वी आर नॉट ऑपरेटिंग फॉर ए नेक पेन और बैक पेन, वी आर ऑपरेटिंग फॉर योर लेग पेन और आर्म पेन। वेरी नाइस, ओके। सो जब हम नर्व, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है नर्व को फ्री करना, कि फर्दर जो चीज तुम्हारे आगे बढ़ेगी वो ना जाए। तो उसकी वजह से जो नर्व में वीकनेस डेवलप हो रही है उसको हम रोक सकें और नर्व को रिकवर होने का बेस्ट चांस दे सकें। पर ये सर स्लिप डिस्क का पेन और नॉर्मल बैक पेन में कुछ ऐसा डिफरेंस होता होगा, या इट्स जस्ट जो आपने एक्सटेंशन बोला कि बैक पेन के साथ हाथ पैर ये सब पहुंच गया सो है तब? स्लिप डिस्क इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ बैक पेन, अच्छा, बट बैक पेन के तो बहुत सारे रीजंस पॉसिबल हैं, lifestyle स्लिप डिस्क इज वन ऑफ देम। वन ऑफ देम। और दूसरा जो आता है जब नर्व पेन की आप बात कर रहे हो, स्लिप डिस्क से एक्सटेंडेड जो हाथ पैर में पहुंच जाता है, दैट इज साइटिका। डिफरेंस क्या है? दिस इज द एक्सटेंडेड पेन ऑफ स्लिप डिस्क, दैट इज द होल पॉइंट। सो जब डिस्क निकल के बाहर आती है और जब वो नर्व को प्रेस कर रही है तो वो पैर में दर्द लेके जाती है, देन दैट दिस सिम्टम इज कॉल्ड साइटिका। तो आपने जब से शुरुआत में सर बोला था एज वाइज आप करते हो, तो अभी जो आप एज वाइज बता रहे हो प्रॉब्लम्स जो स्पाइन की देख रहे हो, तो स्लिप डिस्क इज मोस्ट कॉमन इन प्रॉब्ली द एल्डरली, अब जितने आ रहे हैं उनके पास आ रहा होगा। हाउ इज द बाइफर्केशन जो आपने स्पाइन इश्यूज की बात करी? स्लिप डिस्क वी सी इन एवरी एज ग्रुप, इन एवरी एज ग्रुप, इन एवरी एज ग्रुप, बट जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाता है एज द एज इज ठीक है, ग्रोइंग। ठीक है। सो बहुत यंग बच्चों में हमें बहुत रेयरली स्लिप डिस्क देखने को मिलती है। एडोलेसेंट स्लिप डिस्क इज एक अलग एंटिटी है, वो मिलती है लेकिन बहुत कम होती है। मेनली स्लिप डिस्क के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं दे आर इन देयर 30s 40s एंड 50s। ओके। आफ्टर 60 अगेन देन स्लिप डिस्क से वो चेंज होकर के एक दूसरे टाइप का सिम्टम लेकर के पेशेंट्स फिर हमारे पास आते हैं जिसको हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। एजिंग स्पाइन के अलग इश्यूज हैं, उनमें मेनली पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं दे कम विद आइदर विद ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स, या फिर वो आते हैं जहाँ पे
स्पाइन के ये जो जॉइंट्स अपन डिस्कस कर रहे थे, एज के साथ डिस्क सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने से उसकी जो नर्व का जो स्पेस है वो कम हो जाता है। अच्छा, ओके। और जब नर्व का स्पेस कम हो जाता है तो फिर नर्व के अंदर साइन और सिम्टम डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कई बार ये होता है कि पेशेंट्स टिपिकली जो हमारे पास आते हैं वो ये है कि कमर में हल्का दर्द है, लेकिन जैसे ही वो चलना चालू करते हैं तो 200, 300, 400, 500 मीटर चलने के बाद उनके पैरों में सूनापन, भारीपन, झंझनाहट, इस तरीके के सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर उन्हें एक बार बैठना पड़ता है। राइट। और जैसे ही वो 2-3 मिनट, 5 मिनट बैठते हैं, देन दे आर एबल टू वॉक अगेन। उसके बाद फिर से उतना ही वो चल पाते हैं। राइट। फिर से उन्हें बैठना पड़ता है। सो इसे हम बोलते हैं क्लाउडिकेशन। सो क्लाउडिकेशन का मतलब क्या होता है? जब नर्व लगातार उस पोस्चर में खड़े होने के बाद दबी रहती है तो थोड़ी देर के बाद वो नम होनी स्टार्ट हो जाती है। जब वो नम होती है तो पेशेंट बैठता है। बैठने से स्पाइन का पोजीशन चेंज होने से नर्व को थोड़ा स्पेस मिलता है। नर्व को स्पेस मिलने से नर्व के अंदर फ्लो वापस आ जाता है, जिससे उसके सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। सो इस तरीके के पेशेंट्स आते हैं, न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन उसको हम बोलते हैं। उन पेशेंट्स को अगेन हम लोग पहले कुछ एक्सरसाइजेस रेजीम्स हैं उससे हम ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर अगेन नर्व में वीकनेस डेवलप हो रही है या पेशेंट की वॉकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो गई है तो फिर उसमें भी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट ही है, मतलब जितना आपसे बात करी वही समझ आता है कि जितना कंसिस्टेंट पेन तुम्हें है, प्लीज नोट दैट पेन कि क्या हो रहा है, एंड देन एमआरआई करने से पहले डॉक्टर के पास जाओ एंड देन दे विल लेट यू नो कि तुम्हें एक्सरे एमआरआई कराना है, तुम्हारे से जरूरत है भी है या नहीं। सो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्चुअली क्या है कि एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये तीनों मेन इमेजिंग मॉडलिटीज हैं जो हम यूज करते हैं, और तीनों के बहुत स्पेसिफिक यूजेस हैं और तीनों से हमें बहुत अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर एमआरआई करा ली तो उसमें मेरे को एक्सरे यूजलेस है। अब ऐसा नहीं है। एक्सरे विल गिव मी सम अदर इंफॉर्मेशन, एमआरआई विल गिव मी सम अदर इंफॉर्मेशन एंड सीटी स्कैन विल गिव मी सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। राइट। अब वो मेरी रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कि मुझे उसमें क्या क्या टेस्ट कराने की जरूरत है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है कि जब हम अननेसेसरी इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इंसिडेंटल फाइंडिंग्स जो अपन 70% लोगों में डिस्कस कर रहे थे वो इंसिडेंटल फाइंडिंग्स मिल जाती हैं, और वो इंसिडेंटल फाइंडिंग्स के चक्कर में हम लोग अपने आप को बीमार लेबल कर लेते हैं। तो बट आप जो ये बोल रहे हो कि दो दिन रेस्ट मैक्सिमम इज इनफ, उससे ज्यादा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, वाई? मतलब रेस्ट इज तो गुड नो फॉर स्पाइन, तो व्हाट विल हैपन इफ यू आर डूइंग इट कि 2 दिन करो, उससे ज्यादा ना करो? एक्चुअली क्या फर्क एक्चुअली पड़ता क्या है कि इसको समझने के लिए अपने को एक चीज पे फोकस करना है कि स्पाइन इज नॉट ए आइसोलेटेड स्ट्रक्चर। हाँ। स्पाइन जो काम करती है उसमें बहुत बड़ा रोल स्पाइन के आसपास की मसल्स का है। ठीक है। सो स्पाइन इज ए वेरी टॉल स्ट्रक्चर। उसको सपोर्ट करने के लिए उसके चारों तरफ बहुत सारे ग्रुप्स हैं मसल्स के। सर्वाइकल में अलग हैं, लंबर में अलग हैं, एब्डोमिनल मसल्स हैं, पैरास्पाइनल मसल्स हैं। ये सारी मसल्स एक कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं और स्पाइन को सपोर्ट देती हैं। अब जब हम 2-3 दिन से ज़्यादा का बेड रेस्ट जब हम करते हैं तो इन मसल्स के अंदर एट्रोफी होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं और मसल का कोऑर्डिनेशन जो है वो लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हम लोग आजकल बेड रेस्ट जब भी एडवाइस करते हैं, हम 2 से 3 दिन से ज़्यादा का बेड रेस्ट एडवाइस नहीं करते। और जैसे ये जब एक्सरसाइज बताते हो तो बहुत बार क्या होता है, लोग बिना डॉक्टर के जाके ये एक चीज मैंने नोटिस की कि प्रॉब्ली मसल नीड बोन अ मसल दे नीड अ बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज, और लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं जनरली। मतलब होता है ना कि हर केस में कोई चीज जो तुम सोच रहे हो कि प्रॉब्ली फॉरवर्ड बेंडिंग, स्ट्रेचिंग द एक्सरसाइज, ट्विस्टिंग द वेस्ट एंड एवरीथिंग विल हेल्प यू, कैन एक्चुअली तुम्हारा और ज्यादा खराब कर सकती है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो जैसे योगा है या कोई भी एक्सरसाइजेस है, दे आर वेरी गुड फॉर अ नॉर्मल पर्सन जिसको कोई सिम्टम नहीं है। ठीक है। लेकिन जब आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक पर्टिकुलर सबसेट ऑफ एक्सरसाइजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे अगर हम डिस्क की बात करें तो नॉर्मली जो डिस्क के पेशेंट्स होते हैं जिनको स्लिप डिस्क होता है उनको हम एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस एडवाइस करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जैसे डिस्क हम आगे की तरफ झुकेंगे या जब हम फॉरवर्ड फ्लेक्शन करेंगे तो डिस्क के अंदर इंट्राडिस्कल प्रेशर बढ़ेगा और डिस्क हर्निएशन होने के चांस और बढ़ेंगे। जब हम एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करेंगे तो उसका रिवर्स होगा, डिस्क के अंदर प्रेशर कम होगा, तो दैट इज गुड फॉर यू। अब वही चीज आती है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्टेनोटिक सिम्टम्स हैं। स्टेनोटिक मतलब? स्टेनोटिक का मतलब है जो मैंने अभी बताया था कि चलने के बाद
प्रॉब्लम आनी है, तो उन पेशेंट्स को जिनको बैठने पे सिम्टम्स में रिलीफ आ रहा है उनको हम फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं। उनके लिए एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस विल वर्सन देयर सिम्टम्स। सो एक्सरसाइज में कौन सी रेजीम फॉलो करनी है, कौन सी एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स क्या ये हैं और आपकी एमआरआई और एक्सरे की फाइंडिंग्स क्या है। ये बहुत बेसिक चीज लगेगी लोगों को, बट दिस इज सो बिकॉज आई हैव सीन द केसेस, और मैंने देखे हैं लाइफ में जो प्रॉब्ली स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो दे न्यू कि यार मैं ये करूंगा तो मेरे को ये मसल पे आराम मिलेगा। बट जब फिर आराम नहीं मिला और डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने बोला तुमने ये एक्सरसाइज करके और चीजें बढ़ा दी है। तो इसलिए ये चीज तुम्हें जानने की जरूरत है कि जब पेन आ रहा है तो पहले डॉक्टर से पूछो। ये बहुत बेसिक चीज है पर लोगों को बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है। तो ये जो आपने सर सिनोटिक सिम्टम्स आपने बोले, राइट, क्या मतलब व्हाट इज द ट्रीटमेंट जब ऐसा होता है, तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं? उस केस में बेसिकली अगेन ट्रीटमेंट इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कितने सीवियर हैं और मरीज की नर्व्स पे उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। जहाँ पे नर्व्स डेड होना स्टार्ट होती हैं या नर्व्स पे इफेक्ट आना स्टार्ट होता है, वहाँ फिर हम मरीज को सर्जरी की एडवाइस देते हैं। उससे पहले हम मरीज को कंजर्वेटिवली अगेन एक्सरसाइजेज जो मैंने अभी डिस्कस किया, फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज और ये सब चीज़ें हम करके मरीज को ट्रीट करने की ट्राई करते हैं। नर्व बेसिकली हम लोगों को एक चीज़ समझनी रहेगी कि नर्व एक ऐसी टिश्यू है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो अभी तक मेडिकल साइंस नया नहीं बना पाई है। सो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है या ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं, अगर ये एक बार डेड हो गई, वी कांट डू एनीथिंग। और ये होती हैं, ऐसा होता है कि विद टाइम जैसे आप बोल रहे हो नर्व्स भी डेड होती हैं, ऐसा होता है? अगर किसी भी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा तो उसका इफेक्ट आएगा, और ये तो विजिबल ही आएगा इसका, तो फिर कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट में। हाँ, तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज जैसे हो जाती हैं कई बार बहुत रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, जब स्पाइन टूट जाती है और अंदर की नर्व डैमेज हो जाती है, तो फिर हम सिर्फ स्पाइन को स्टेबलाइज करके मरीज को बैठाना शुरू करवा सकते हैं, लेकिन हम नर्व को रिपेयर नहीं कर सकते। सो नर्व जहाँ डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है वहाँ हमारे लिए उसको टाइमली इंटरवेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हमने उस समय काम नहीं किया, उसको डीकम्प्रेस नहीं किया, उसको फ्री नहीं किया, तो नर्व डेड हो जाएगी। और एक बार नर्व डेड हो गई तो फिर उसको डीकम्प्रेस करने के बाद जितना लॉस हो गया उतना तो रहेगा, आगे फर्दर लॉस रुक जाएगा। राइट। सो स्टेनोटिक सिम्टम्स में यही होता है, जहाँ पे नर्व्स डैमेज हो रही हैं या जहाँ पे वॉकिंग एबिलिटी पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो रही है, जहाँ उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, वहाँ मरीज को फिर सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो मैं अगर आपसे सर डिटेल में पूछती हूँ, मतलब मुझे बेसिक समझ आ गया, स्पाइन सर्जरीज जब हम बात करते हैं कि स्पाइन सर्जरीज होती हैं, आप मेरे को तो डिटेल में बताओ सर कि कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं, क्या डिटेल होता है, किस चीज़ की क्या सर्जरी होती है, ऐसे अगर आप बता पाओ तो। तो अगर मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करने की Simplified कोशिश version, करूं हाँ तो जी। स्पाइन सर्जरी में हम बेसिकली दो चीज़ें करते हैं। पहला होता है जो मैंने बताया कि नर्व्स को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए या नर्व्स के ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए हमें नर्व्स को डीकम्प्रेस करना पड़ता ठीक है, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज डीकम्प्रेशन सर्जरी, जो ऑलमोस्ट हमारा मेन स्टे ऑफ सर्जरी है। किसी भी पेशेंट में हम लोग डीकम्प्रेस तो अधिकतर केसेस में करते ही करते और हैं। मेजरली ये स्लिप डिस्क वाले इश्यूज में ही आते हैं। ये स्लिप डिस्क, स्टेनोसिस, किसी भी Sciatica। रीजन से नर्व के ऊपर प्रेशर है तो वहां पे हमें ये चीज करनी ठीक है, पड़ती ठीक है। है। दूसरी जो स्पाइन सर्जरी का जो सेकंड पार्ट है वो है स्पाइन फ्यूजन। ओके। तो स्पाइन फ्यूजन क्या है? स्पाइन फ्यूजन में बेसिकली हम क्या करते हैं, जब कोई डिस्क खराब हो जाती है, कोई जॉइंट लूज हो जाता है, हड्डी एक दूसरे के ऊपर आगे स्लिप करती है, तो फिर हम उसमें उन दोनों हड्डियों के बीच में, दो या उससे ज़्यादा हड्डियों के बीच में एक आर्टिफिशियल फ्रैक्चर जैसा वातावरण क्रिएट करते हैं। ओके। सो हम लोग बेसिकली रॉ बोन को एक्सपोज करते हैं और उसके बीच में फिर बोन ग्राफ्ट रखते हैं, और साथ में वो बोन ग्राफ्ट क्या होता है, विद टाइम फ्यूजन करता है, वो दोनों हड्डियां आपस में, उन दोनों के बीच में ब्रिजिंग बोन बन जाती है और वो हड्डियां जुड़ जाती हैं। ये बोन ग्राफ्ट किस चीज का बना होता है? ये बोन ग्राफ्ट बेसिकली जब हम वहां से डीकम्प्रेस करते हैं, जो हड्डी हम निकाल रहे हैं उसी हड्डी को हम मोर्सलाइज करके उसका एक तरीके से चूरा सा बना करके हम उसको यूज करते हैं। ओह। लेकिन किसी भी चीज को जोड़ने के लिए हमें ये चाहिए कि हम उसे ऑप्टिमल पोजीशन में जोड़ें। तो उस चीज को ऑप्टिमल पोजीशन में रखने के लिए हम उसमें स्क्रूज लगाते हैं। ओके। सो स्पाइन सर्जरी को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो इट इज आइदर डीकम्प्रेशन सर्जरी और अ फ्यूजन सर्जरी, ओके, ओके। और बोथ। कई बार पेशेंट्स में हमें दोनों चीज करने की जरूरत पड़ती है। और जो स्क्रूज आप बता रहे हो, मतलब दिस इज लाइक लोगों के दिमाग में आएगा, क्या होते हैं, किस मटेरियल के होते हैं, हाउ डू दे सर्वाइव इन द बॉडी? सो जो स्क्रूज होते हैं वो मेनली आजकल जो हम यूज करते हैं वो टाइटेनियम के बने हुए होते हैं। अच्छा, ओके। कुछ पार्ट उनमें, कुछ स्क्रूज में, कुछ रॉड्स में कोबाल्ट, क्रोमियम या कुछ अलॉयज का यूज भी होता है। बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है?
99.99% केसेस में बॉडी इसको एक्सेप्ट कर लेती है एंड हम लोगों को कभी भी स्क्रूज दोबारा निकालने की जरूरत बहुत रेयरली पड़ती है, एक्सेप्ट फ्यू केसेस जिसमें किसी पर्टिकुलर मेटल से किसी पेशेंट को अगर एलर्जी हो, जो बहुत ही रेयर है, उस कंडीशन में हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अदरवाइज बॉडी इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेती है। सो बेसिकली हम लोग इस तरीके से रीढ़ की हड्डी के अंदर, इनको हम पेडिकल स्क्रूज बोलते हैं, स्क्रूज हम लगाते हैं, उनको रॉड से कनेक्ट करके इनको टाइट कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम स्पाइन फ्यूजन बोलते हैं। अब इसी तरीके से हमने इस डिस्क को रिमूव करके इसकी जगह ये आर्टिफिशियल हम केज लगा देते हैं, बोन भर देते हैं, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल फ्रैक्चर जैसा वातावरण क्रिएट करते हैं। तो जैसे फ्रैक्चर में जब हम प्लेट या रॉड लगाते हैं तो फ्रैक्चर के दोनों एंड्स आसपास ला करके उनको छोड़ देते हैं, उससे उनके बीच में बोन बन जाती है। सेम प्रोसेस इसमें होता है। दिस इज कॉल्ड स्पाइन फ्यूजन। तो अभी हम एक लेवल पे कर सकते हैं, 2 लेवल पे कर सकते हैं, 3 लेवल पे कर सकते हैं या मल्टीपल लेवल पे कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स रिक्वायरमेंट। भाई तो मेरे को सर ऐसे बहुत सॉलिड काम लग रहा है, लाइक दिस विल लाइक स्टे, आई एम अज्यूमिंग दिस इज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। और ये इसमें भी आगे जाके होता है कि प्रॉब्ली जैसे हार्ट सर्जरी होती है ना कि लाइक 15 जब तुम्हारी हो ये 15 इयर्स 20 इयर्स डाउन द लाइन प्रॉबेबली यू विल हैव टू चेक अगेन और शायद फिर से क्लॉट हो जाए। सो इसमें बेसिकली दिस इज अ वेरी वेरी very nice question. I was not expecting this. Very scientific actually, because इसमें क्या होता है कि जैसे एक बार बोन बन गई, हाँ, एक बार फ्यूजन डेवलप हो गया, then it is over. उसके बाद उस लेवल पे कोई मेजर इशू आने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं, क्योंकि एक बार हो गया तो बात खत्म। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर फ्यूजन नहीं हुआ उस कंडीशन में स्क्रूज के ऊपर कांस्टेंट फटीग आता है, कांस्टेंट प्रेशर, रिपीटेड प्रेशर आता है। उस कंडीशंस में स्क्रूज फेल हो सकते हैं, रॉड टूट सकती है, स्क्रू उखड़ के बाहर आ सकते हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं। वो होता है जब फ्यूजन नहीं हो पाया, हड्डी बन नहीं पाई, उस कंडीशन में ये चीज़ें फेल हो सकती हैं। बट ये कितने चांस होते हैं ऐसे जब अगर हमने सर्जरी पे गए हैं और हमारा हड्डी नहीं बन पाएगी, ऐसा जनरल यूजुअली इसके चांसेस लेस देन 3 to 5% रहते हैं। अच्छा, सो मोर देन 95% पेशेंट्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, ओह, बट मेजर सक्सेस ही होता है इसमें। आप जब ये सर्जरी की सर बात कर रहे हो, बहुत कॉमन क्वेश्चन, और आपने भी ये चीज जो भी एक केस भी बताया था जिसमें सर्जरी में लोगों को डर लग जाता है। इट्स स्टिल लोगों के दिमाग में है कि सर्जरी कराना, वो भी स्पाइन का, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्या है, व्हाट इज द फियर, व्हाई आर पीपल नॉट कमिंग, एंड क्या देख रहे हो सबसे कॉमन चीज जो एक्चुअली आप एड्रेस करना चाहते हो लोगों को? बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोग देखते हैं वो ये है कि लोगों ने ये सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं, और लोग हमेशा ये कहते हैं कि सब हमने सुना है कि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद कभी मरीज चल नहीं सकता। हाँ। सो इस तरीके के जो मिथ्स लोगों के दिमाग में आ चुके हैं, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब एक पेशेंट हमारे पास आता है जो बहुत ट्रीटेबल फेज में है, अभी बहुत अच्छे से उसका इलाज संभव है, ऑपरेशन से उसको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, लेकिन वो ऑपरेशन के लिए नहीं जाता, ओनली बिकॉज कि उसे एक फियर है, जबकि इस फियर का एक्चुअली कोई बेसिस नहीं है। ये सिर्फ हियर से है, किसी ने, एक आदमी ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला। प्लस आई थिंक पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि प्रोबेबली इसमें रोल बहुत पुरानी सर्जरीज का या कुछ ऐसे रिजल्ट्स का है जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में ये फियर है। उसमें सबसे बड़ा एक तो प्रॉब्लम रहती है कि जैसे कोई स्पाइन फ्रैक्चर का पेशेंट अगर आया जिसमें स्पाइनल कॉर्ड टूट गई है या स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह डैमेज हो गई है, अब उसको जैसे मैंने बताया हम रिपेयर नहीं कर सकते। अब वो पेशेंट लाइफ में कभी चलने की कंडीशन में नहीं आ पाता। अब वो पेशेंट जब दूसरे लोगों को नज़र आता है तो वो उसको हर चीज़ को उसी इंजरी से रिलेट करते हैं कि नहीं साहब ये इसकी स्पाइन की सर्जरी हुई थी, इसकी वजह ये नहीं चल पा रहा तो हम भी नहीं चल पाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो स्पाइन सर्जरी की वजह से नहीं चल पा रहा, ऐसा नहीं है, वो स्पाइन की चोट की वजह से नहीं चल पा रहा। द प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट। सर्जरी से पहले ही उसको नुकसान हो चुका था। दूसरा क्या है कि जो आज से 30-40 साल 50 साल पहले अगर सर्जरीज होती थी तो उनके रिजल्ट्स वैसे नहीं थे जैसे आज हैं, बिकॉज डेवलपमेंट्स हर फील्ड में हुए हैं। आज की तारीख में पहले हमारे पास MRI CT इतनी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास नहीं थे। आज हमें सर्जरी से पहले पता होता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है, हमें क्या करना है। प्लानिंग इज़ वेरी डिटेल्ड। पहले इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, माइक्रोस्कोप्स और इतने सारे रिसेंट एडवांसेस हैं जो स्पाइन सर्जरी में हुए हैं, वो सब अवेलेबल नहीं थे। तो अब स्पाइन सर्जरी और आज से 60 साल 70 साल 50 साल पहले की स्पाइन सर्जरी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उतना ही फ़र्क है जितना आज अपन टेलीकम्युनिकेशन की बात करें। आज से 40 साल पहले हम लोग ट्रंक कॉल पे बात किया करते थे और मतलब एक
मैसेज पहुंचाने के लिए भी या टेलीग्राम चला करता था। हाँ अब वो सब चीज़ें नहीं है, अभी फ़ोन हर आदमी के हाथ में है। तो जिस तरीके से टेली कम्युनिकेशन में या किसी और फील्ड में आज ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो हर फील्ड में ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स पिछले आया है। 40-50 साल में हुए हैं, और स्पाइन सर्जरी में भी सेम चीज़ हुई है। सो अब जो स्पाइन सर्जरी हो रही है दैट इज़ फार फार सेफ, वेरी रिलायबल। 100% रिजल्ट किसी सर्जरी में नहीं आ सकते, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड, बट द स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट्स आज की तारीख में बहुत अच्छे हो क्या चुके हैं। एडवांसमेंट क्या है, बट जैसे कि एडवांसमेंट सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैंने बताया कि वी यूज सम सॉर्ट ऑफ मैग्निफिकेशन, इल्यूमिनेशन लाइक माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप, समथिंग। वी हैव सम टूल्स लाइक अल्ट्रासोनिक स्कैल्पल्स होते हैं जो बोन को कट करने में हमारी हेल्प करते हैं, वाइल सेविंग द नर्वस टिश्यू, उसको डैमेज नहीं करते हैं। सो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। रोबोटिक भी आई थिंक, रोबोटिक्स हैं, नेविगेशंस हैं, ये सब चीज़ें आ रही हैं, एंड ऑल दैट इज मेकिंग द स्पाइन सर्जरी मच सेफर। बट स्टिल आई वुड ऑलवेज से कि टूल्स कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन बींग्स, टूल्स आर देयर टू हेल्प अस। वेरी ट्रू। सो अल्टीमेटली जो स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट्स हैं वो 2-3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, मोर देन टूल्स। दैट इज, फर्स्ट इज पेशेंट सिलेक्शन। So if I am choosing my patient correctly and if I am choosing my procedure correctly, so अगर हम बात करें तो ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो एग्जीक्यूशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब पेशेंट करेक्टली यू मीन कि जिसको सर्जरी की जरूरत है सिर्फ उसी को करें? यस, जिससे सर्जरी की ज़रूरत है उसे ऑपरेट करें। ये तो सब आपके लाइफ का ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता होगा, आई एम अज्यूमिंग कि लाइक आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ थिन लाइन बिटवीन किसकी करें और किसकी ना करें। Not thin line, actually it is very clearly described, और as experience grows हम लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे से और आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर सही पेशेंट और सही प्रोसीजर प्लान किया है, और फिर थर्ड स्टेज आती है एग्जीक्यूशन। सो टूल्स हेल्प ओनली इन एग्जीक्यूशन, लेकिन जो पेशेंट सिलेक्शन है और पेशेंट की प्रोसीजर सिलेक्शन है कि भाई इस पेशेंट में मुझे ये सर्जरी करनी है। अब इसमें प्रॉब्लम कई बार आजकल जो हम लोग फेस करते हैं वो है गूगल डॉक्टर। पेशेंट गूगल पे पढ़ के आता है कि सर मुझे ये सर्जरी करानी है, देन आई क्लियरली टेल हिम कि आई फील आई कैन गिव यू बेटर रिजल्ट विद दिस, राइट, एंड आई विल डू दिस। फिर तीसरी चीज इसमें आती है टीम वर्क, बिकॉज स्पाइन सर्जरी या कोई भी सर्जरी इनफैक्ट ऐसी नहीं है जो एक आदमी पे डिपेंडेंट हो। सर्जन इज इम्पॉर्टेंट, यस, देयर इज नो डिनायल टू दिस फैक्ट, लेकिन सर्जन के साथ उसकी पूरी टीम होती है। हमारे साथ हमारी टीम में दूसरे सर्जन्स भी हैं, हमारा ओटी स्टाफ है, हमारा एनेस्थीसिया स्टाफ होता है, एनेस्थेटिस्ट होते हैं, बाकी डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की टीम है, नर्सिंग की टीम है। एवरीबॉडी, हर आदमी को पता होना चाहिए कि इस पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। सही बात है, मेक सेंस। और इस चीज को करने का मोस्ट एफिशिएंट तरीका क्या है। टीम वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोर सो इन एनी सर्जिकल फील्ड। वैसे तो हर फील्ड में टीम वर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर्जिकल फील्ड्स में इट बिकम्स मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट। एंड टूल्स आर डेफिनेटली very useful if we use them properly. वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसमें आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि अगर कोई इंसान जो सर्जरी का खौफ को डिले करता जा रहा है, तो व्हाट इज द वर्स्ट, मतलब टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू नॉट स्केयर एनीबडी बट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि तुम सर्जरी तुम्हें बोल दिया है कि तुम्हें जरूरत है और तुम नहीं करा रहे हो, तो क्या होगा? So अगेन इसमें 2-3 चीजें हैं। पहला, हम सर्जरी का रीजन क्या दे रहे हैं पेशेंट को। अगर हम पेन के लिए ही ऑपरेट कर रहे हैं देन ऑब्वियसली इट इज एन क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू। सो मैनी टाइम वी टेल पेशेंट कि भाई हम आपको जो सर्जरी ऑफर कर रहे हैं दैट इज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्जरी। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू मेक योर क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर, बट देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, लाइक अगर आपको पेन है तो पेन के लिए आप पेन किलर्स खाएंगे। इनडिस्क्रिमिनेट यूज अगर पेन किलर्स का होगा दैट कैन प्रोड्यूस अदर साइड इफेक्ट्स लाइक गैस्ट्रिक अल्सरेशन, और किडनी पे उसका इफेक्ट्स आ सकता है, पेप्टिक अल्सर बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं।
साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स उसके होते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स का फिर इफेक्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ पे आता है, सब चीज़ों पे होता True. है। तो ये तो हो गया एक पेन वाला पैटर्न। दूसरे पेशेंट्स आते हैं जिनको नर्व रिलेटेड इश्यूज हैं। उन पेशेंट्स के लिए सर्जरी के टाइमिंग की आई थिंक बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बिकॉज जैसा मैंने बताया कि नर्वस टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो एक बार डैमेज हो गया, जब उसमें इफेक्ट्स आते हैं प्रेशर की वजह से, तो एक सर्टेन टाइम तक तो वो इफेक्ट्स रिवर्सिबल रहते हैं। उसके बाद वो सारे इरिवर्सिबल फेज में चले जाते हैं, और वो एक बार इरिवर्सिबल फेज में जहाँ पहुँच गए वहाँ पे सर्जरी से बेनिफिट उतना नहीं हो पाता जितना उसको टाइमली इंटरवेंशन पे मिल सकता था। सो कई बार ऐसा हम देखते हैं कि पेशेंट सिर्फ सर्जरी के फियर की वजह से उसको इतना डिले कर लेता है कि जब वो सर्जरी के लिए तैयार होता है तो उसके रिजल्ट्स ऑलरेडी बहुत खराब हो चुके हैं। सो हर चीज को करने का एक ऑप्टिमल टाइम है, उससे पहले भी नहीं करना चाहिए, उससे लेट भी नहीं करना चाहिए। एंड ट्रस्ट योर डॉक्टर। आई मीन क्यों लोग इतना गूगल से पूछ के 100 कंफ्यूजन से लेके, दिस इज तो लाइक आई ऑलवेज से सो दैट इज द फैक्ट, ट्रस्ट योर डॉक्टर, बट आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स दैट they should also get a second opinion. Very true. So there is no harm in getting a second or third opinion. But many times जो हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये है कि पेशेंट जो ओपिनियंस लेता है वो एक्चुअली नॉन प्रोफेशनल से ले लेता है। द नेबर इज गिविंग हिम अ प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल ओपिनियन। पड़ोसी उसको समझा रहा है कि सर्जरी नहीं करानी है, रिश्तेदार उसको समझा रहे हैं कि सर्जरी नहीं करनी है। दैट इज रॉन्ग। सो they should have a second opinion, a third opinion. They should get all their queries replied, but from a professional who understands the problem, who understands the solution. Now all these patients are, all these relatives and neighbors are, they don't know anything about spine और surgery. इंडिया में तो सर है ही, मतलब सोसाइटी ड्रिवन इतने हैं कि 4 लोगों ने बोल दिया ना तो फिर अगर माइंड भी बोल रहा होगा ना कि करा ले सर्जरी तो प्रेशर में नहीं कराएंगे, मतलब दैट्स लाइक अ थिंग। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको हम लोग कई बार मजाक में बोलते हैं कि इंडिया में 150 करोड़ डॉक्टर हैं। एवरीबडी इज अ डॉक्टर। या सो ट्रू, सो ट्रू। बहुत सेल्फ डायग्नोसिस होते हैं। और इसमें जो रिविजन सर्जरी का आता है, मतलब वंस सर्जरी इज डन इट्स फाइनल, या हो जाते हैं ऐसे चांसेस कि रिवीजन की भी जरूरत है? रिवीजन की जरूरत पड़ती है खास करके जब हम लोगों ने फ्यूजन नहीं किया है और हम लोगों ने उस सेगमेंट को बचाने की, मूवमेंट को प्रिजर्व करने की कोशिश की है, तो वहाँ पे रिकरेंट डिस्कर्निएशंस वगैरह होते हैं। रिवीजन स्पाइन सर्जरी अपने आप में एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है। हम लोग उसको रेगुलरली करते हैं। उसके टेक्निक्स थोड़ी रेगुलर स्पाइन सर्जरी से थोड़ी अलग है, बिकॉज जब हम सेकेंड टाइम ऑपरेट करते हैं तो वहाँ हम लोगों को टिश्यू प्लेन्स उतने अच्छे नहीं मिलते। हम लोगों को स्कारिंग बहुत मिलती है, मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट देन दोज हु आर डूइंग रिवीजन्स रेगुलरली दे आर एक्सपर्ट। अच्छा, इसमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर स्पेशलाइज भी अलग होते हैं क्या रिवीजन के? स्पेशलाइज नहीं है, बट ऑब्वियसली विद एक्सपीरियंस, द मोर एक्सपीरियंस यू आर, द मोर रिवीजन्स यू आर डूइंग। ओह ओके, वाओ। बट इसमें सर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन को आपको पूछना है, जब हम इन सर्जरीज की बात करते हैं, जब भी हम स्पाइन की बात करते हैं कि कोई पेशेंट जो आपके पास एमआरआई के लिए आया है, तो वो यही या तो नेक को लेके आएगा या वो अपना L4 L5 जो बेसिकली नीचे की बैक की रहेंगी, इन्हीं एरियाज पे सबसे ज्यादा क्यों, मतलब व्हाट इज द पॉइंट कि यही चीजों को लेके आते हैं? दिस इज द मोस्ट आई थिंक नोन थिंग्स जो लोगों को स्पाइन के बारे में पता होगा। सो बेसिकली जैसे मैंने डिस्कस किया था कि अपने स्पाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल। सो अगर हम थोरेसिक स्पाइन की बात करें तो थोरेसिक स्पाइन में रिब्स होती हैं, और रिब्स की वजह से स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन का मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। सो अपना मेन मूवमेंट जो रहता है वो लंबर में और सर्वाइकल में रहता है। राइट, मेक सेंस। और सिंपली मैं अगर इसको बोलूं तो ये वियर एंड टियर है। तो जहाँ पे जितना मूवमेंट है, सो अगर हम लंबर स्पाइन में भी अगर बात करें तो हमारा सबसे ज्यादा मोबाइल सेगमेंट जो है वो L4-5 है, एंड दैट इज वाई उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी
आती है। हाँ, बिकॉज आई थिंक सिटिंग वगैरह की वजह से सबसे ज्यादा यही चीज सो वियर एंड टीयर वहीं पे होगा जो चीज ज्यादा यूज आएगी। मेक सेंस। तो ये थोड़े जो मिथ्स हम जब अब मैं लाइफस्टाइल की बात करूँ, जब मैं सिटिंग अभी आया दिमाग में, तो सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, दिस इज लाइक वेरी फेमस, बट पीपल कांट अवॉइड इट, जिनका शायद काम है, जैसे आपने बोला था स्टार्ट में कि आईटी लोग सबसे ज्यादा आपके पास उस तरीके से आते हैं। क्या आप बोल व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अ पर्सन हु इज सिटिंग, जो सुन रहा है और जिसका काम ही है, तो पहले आप मेरे को सर एक पिक्चराइज वे में ऐसा बता सकते हो कि जो कांस्टेंट हु इज सिटिंग, तो व्हाट इज हैपनिंग टू देयर बैक एंड देन द सोल्यूशन पार्ट ऑफ इट। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब आता है जब हम इम्प्रॉपर पोस्चर में बैठते हैं। जो मैंने बताया कि लंबर स्पाइन, जब मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बताया था कि लंबर स्पाइन में एक कर्व होता है जिसको हम लॉर्डोसिस बोलते हैं। उस लॉर्डोसिस वाली पोजीशन को जब हम बैठते हैं तो वो लॉर्डोसिस डिसअपियर हो जाता है और जितना हम आगे झुकते हैं उतना ही वो लॉर्डोसिस रिवर्स होता जाता है। तो जब हम रॉन्ग पोस्चर्स में बैठते हैं तो डिस्क के ऊपर रॉन्ग पोस्चर कौन कौन से, आगे बैठना, झुक के बैठना, ऑड पोस्चर्स में टेढ़े मेढ़े होके बैठना, जब इस तरीके से हम बैठते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जब हम लगातार बैठे रहते हैं तो डिस्क के ऊपर प्रेशर बना रहता है। ठीक है। जब डिस्क के ऊपर प्रेशर बना रहता है तो डिस्क के एनुलस के ऊपर प्रेशर आता है, उससे उसके फटने के चांसेस होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि स्मोकिंग का जब हम डिस्कस कर रहे थे कि डिस्क के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो डिस्क के अंदर न्यूट्रिशन कैसे आता है, रिस करके ऊपर और नीचे की एंड प्लेट से डिफ्यूजन के थ्रू आता है। जब आप एक ही पोस्चर में रहते हैं, डिफ्यूजन कब ज्यादा काम करता है, जब डिस्क के अंदर प्रेशर नेगेटिव पॉजिटिव चेंज होता रहेगा। ठीक है। तो जब आप मूव करते हैं तो ये प्रेशर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। तो फ्लूइड कम्स आउट, फ्लूइड गोज इन, गॉट इट। वो चेंज होता रहता है। व्हेंस यू आर इन द सेम पोस्चर तो वो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, उससे जो डिस्क को न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पाता। सो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम पेशेंट्स को, जो इस तरीके के आईटी प्रोफेशनल्स को या जो बहुत सीडेंट्री वर्क लाइफस्टाइल में जी रहे हैं उनको जो हम सजेस्ट करते हैं वो ये है कि देयर शुड बी ए फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोस्चर। सो हर आधे पौन घंटे 1 घंटे के बाद आप एक बार अपनी सीट से खड़े हो जाएं, वॉक अ फ्यू स्टेप्स एंड देन सिट अगेन। ठीक है। उससे क्या होगा कि जो आपकी डिस्क के अंदर का जो मैंने बताया मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स जो वहाँ इकट्ठे हो गए हैं वो निकलेंगे और फ्रेश न्यूट्रिशन डिस्क जस्ट को, बाय वॉकिंग फॉर 5 मिनट्स, जस्ट बाय वॉकिंग फॉर 10 स्टेप्स, 10 स्टेप्स, इतनी देर में काम हो जाता है। हाँ। वाओ। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जहाँ है, जब आप लॉन्ग स्टैंडिंग सिटिंग में बैठे हैं देन यू हैव टू कीप योर पोस्चर करेक्ट। पोस्चर करेक्ट करने का मतलब है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे। अगर आप बैकरेस्ट वाली चेयर यूज कर रहे हैं तो आपका हिप्स जो है वो बिल्कुल पीछे जाकर के टच होने चाहिए, देन यू हैव टू यूज सपोर्ट। बैक को सपोर्ट मिल रहा है जैसे, ओके। ठीक है। तीसरी चीज जो है वो ये है कि जो आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं उसमें आइडियली यू शुड यूज डेस्कटॉप्स। अच्छा। इफ यू आर यूजिंग लैपटॉप्स, यूज इट इन अ डेस्कटॉप, लाइक अ डेस्कटॉप। तो आइडियली जो आपका स्क्रीन का अपर एज है, when you are sitting straight, your screen should be at the level of your eyes, आई लेवल, ओके। and your keyboard should be at level of your elbows. So ये ergonomics, इसको हम बोलते हैं ergonomics। तो ergonomic issues जो हैं उसको एड्रेस करें, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोस्चर करते रहें, बैठने की पोस्चर को करेक्ट रखें, हर आधे पौन घंटे 1 घंटे के बाद खड़े हो जाएं, जितना फ्रीक्वेंटली हो सकता है खड़े हों, और स्मोकिंग नहीं करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। बिकॉज एक्सरसाइज से आपकी जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं, जो बैक की मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं, इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ हैं जो कैडेवरिक स्टडीज़ हैं, उनमें ये देखा गया है कि जो एक नॉर्मल पेशेंट की स्पाइन जितना लोड ले सकती है, एक डेड पेशेंट की स्पाइन कैन टेक ओनली 20% ऑफ दैट लोड। सो बेसिकली 80% लोड बियरिंग तो आपकी मसल्स से आ रही है। मेक सेंस। सो जो मसल्स अगर आपकी वीक हैं तो they are not going to support your spine, they will go into fatigue. राइट। So regular exercises to keep your paraspinal muscles in good tone, in good shape. उसके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस और गुड न्यूट्रिशन और स्मोकिंग हम अवॉइड करें। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। बट इसमें से मेरे को दो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपसे पूछने में। जब आपने बोला स्ट्रेट पोस्चर, बट
when you'll talk to a layman, they'll be like, सर नहीं हो पाता, इतनी देर मैं स्ट्रेट कमर करके नहीं बैठ सकता हूँ. तो then they come to ideas with कि वो जो अब नए lot of brands have come up कि वो नीचे पिलो आने लगा है with टेल बोन सपोर्ट, कि उस पे टेल बोन को सपोर्ट मिल जाता है. तो दैट इज वन. और दूसरा बेल्ट्स लगाने लगे हैं लोग. तो इज दैट यूजफुल? कैन पीपल डू दैट? एंड सेकेंड, जो आपने एक्सरसाइज की बात करी, तो आई वॉन्ट यू टू टेल अस द बेस्ट exercises for the spine. दोनों चीजें, but first with the posture. सो पहली चीज़ ये है जो आपने बोला कि बेल्ट का यूज़, तो अगेन जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि बेल्ट का यूज़ हम डिस्करेज करते हैं. डिस्करेज करते हो बिल्कुल. ओके. एक्सेप्ट इन फ्यू इंडिकेशंस जहां हमें स्पाइन को एक्सटर्नल सपोर्ट देने की ज़रूरत है. वो कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं जहां हम स्पाइन को सपोर्ट देते हैं. अदरवाइज वी यूजुअली डिस्करेज द यूज ऑफ बेल्ट, बिकॉज बेल्ट क्या कर रही है, आपकी मसल्स के काम को सब्सटीट्यूट कर रही है. सो योर मसल्स आर रिलैक्सिंग. एंड जैसे मैंने बताया, मसल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मसल्स वीक हैं तो आपको पेन होगा ही होगा. राइट. सो बेल्ट का यूज इनडिस्क्रिमिनेट यूज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. स्पेसिफिक यूजेस हम कर सकते हैं, लाइक ट्रैवल के समय यूज कर लिया, जहाँ पे बहुत जर्की आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे आपने यूज कर लिया. या कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, जैसे किसी स्पाइन में इन्फेक्शन है या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है जहाँ स्पाइन पोटेंशियली अनस्टेबल है, वहाँ हम बेल्ट्स रिकमेंड करते हैं. अदरवाइज बेल्ट्स के बहुत लिमिटेड इंडिकेशंस हैं. ठीक है. इट शुड नॉट बी यूज्ड बाय ईच एंड एवरीवन. दैट इज एक्चुअली हार्मिंग. दिस पर पीपल बाय इट लेफ्ट राइट सेंटर, आई गेस, मतलब कि सपोर्ट मिल जाएगा, काम है इतना तो. ओके, ठीक है. सो दिस यू आर सेइंग द ओनली ऑप्शन इज स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट एंड देन वॉक जब तुम थक गए हो. दैट्स द होल पॉइंट. सेकेंड, आप जो एक्सरसाइज, आई एम श्योर फिजियो का कितना रोल रहता होगा, बट आप जब बोलते हो तो आपके हिसाब से, बिकॉज जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, यू आर ऑल्सो अ वेरी एक्टिव पर्सन इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ स्टाइल, वर्कआउट्स एंड एवरीथिंग, कि क्या है टॉप एक्सरसाइजेज जो स्पाइन के लिए, बैक के लिए आप बोलते हो कि हर इंसान को करनी ही चाहिए, कोई भी किसी तरह का भी लाइफ स्टाइल हो उनका, क्या बोलोगे आप? सो बेसिकली अपन इसको यूँ समझें कि बेसिक जो कोर स्टेबिलिटी की जो एक्सरसाइजेस हैं, जो अपनी कोर मसल्स, जो अपनी पैरास्पाइनल मसल्स और अपनी एब्डोमिनल मसल्स को स्टिमुलेट करने वाली एक्सरसाइजेस हैं. तो एब्डोमिनल क्रंचेस सबसे इंपॉर्टेंट है. एक्सटेंसर एक्सरसाइजेस जिसमें हम बैक को पीछे की तरफ आर्च करते हैं. ओके. देन कोर एक्सरसाइजेस लाइक प्लैंक्स, इस तरीके की चीज़ें हम रेगुलर कर सकते हैं. तीसरी जो सबसे, उसके बाद जब हम इन चीज़ों को डेवलप कर चुके हैं, देन वी हैव टू आल्सो वर्क ऑन अवर एब्डोमिनल मसल्स. सो एब्डोमिनल क्रंचेस जो हैं वो रेगुलर कर सकते हैं. बट अगेन एक्सरसाइजेस, अगर आपको बैक पेन है, देन डोंट डू एक्सरसाइजेस जस्ट बाय एडवाइस ऑफ सम लेमैन, बिकॉज एक नॉर्मल पेशेंट के लिए जो रूटीन है, वो एक स्पाइन के पेशेंट के लिए, आपके लिए एक स्पेसिफिक टेलर्ड कस्टमाइज्ड अप्रोच की आवश्यकता होती है कि आपको ये एक्सरसाइज हेल्प करेगी, ये एक्सरसाइज आपको नुकसान करेगी. सो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. बेसिक है कि जो नॉर्मल वर्कआउट चल रहा है, बट इफ यू हैव अ प्रॉब्लम देन आस्क द डॉक्टर फर्स्ट. दैट्स बट अगर नॉर्मल हम बात करें तो वॉकिंग, स्विमिंग इज वेरी गुड फॉर बैक. इनफैक्ट आप बोल रहे हो एब्स का भी बैक पे काफी फर्क पड़ता है. योर स्ट्रॉन्ग एब मसल्स विल हेल्प योर बैक आल्सो. ओके. और जो बेसिक मिथ्स आते हैं व्हेन इट कम्स टू हार्ड गद्दा, हार्ड मैट्रेस हो गया, हील्स पहनने हो गए, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? दे एक्चुअली आर लाइक क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर योर स्पाइन, या क्या है? तो अपन इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं. मैट्रेस डेफिनेटली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैट्रेस का क्या है कि एक्चुअली अगर हम सोचें, वी डू नॉट गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू मैट्रेस, बट मैट्रेस इज समथिंग वेयर यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग 1/3 ऑफ योर लाइफ. या राइट. सही बात है. 8 hours every day, so basically 1/3 of your life is spent on mattress. सही बात है. So mattress is very very important. और mattress की वजह से या wrong mattress की वजह से पेन्स कॉमन है. ओके. और उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग प्रैक्टिकली फील करते हैं, वो आती है कि पेशेंट्स एक्चुअली या अपनी कॉमन पब्लिक जो है एक्चुअली मैट्रेस को बहुत ही कैजुअल वे में ट्रीट करती है. We do not think that actually mattress also expires. Expires? Yes. अच्छा. Okay. This is interesting. But आगे मतलब हाँ, okay, go ahead. So basically mattress का काम क्या है कि जब हम सो रहे हैं, हाँ. तो mattress has to give us support. हाँ जी. Right. And mattress has to give us comfort. दोनों चीजें mattress को हमें देनी है. Now when we go and buy a mattress, हम लोग basically उस पे
we'll just sit for 2 minutes and we'll say कि हाँ नहीं नहीं बहुत comfortable mattress है and this is good, और हम खरीद लेते हैं. So that is actually wrong. So mattress की जो ideal situation है वो ये है कि it has to be supportive. Okay. और उसको जो कंफर्ट वाला जो पार्ट है वो बेसिकली अपर लेयर्स से आता है. Okay. मैट्रेस इज यूजुअली लेयर्ड, हाँ. और जो कोर स्ट्रक्चर जो उसकी होती है वो सपोर्ट देती है. Right. तो अगर सपोर्टिव स्ट्रक्चर उसकी वीक है और वो डैमेज हो गई है विद टाइम, तो मैट्रेस सैग कर जाता है. और वंस मैट्रेस सैग कर गया तो आपकी स्पाइन को जो रात को जो नॉर्मल एनाटॉमिकल शेप चाहिए वो नहीं मिलती. जब रात को शेप उसको नहीं मिलती तो बॉडी की मसल्स उसको कंट्रोल करने की पूरी रात कोशिश करती हैं, और वो मसल्स पूरी रात रिलैक्स नहीं हो पाती. आइडियली स्लीप इज रिक्वायर्ड टू रिलैक्स योर मसल्स ऑल्सो, नॉट ओनली योर ब्रेन, दैट रिलैक्सेस योर मसल्स ऑल्सो. सो इफ यू आर यूजिंग रॉन्ग पिलो, आपकी नेक मसल्स कभी भी रिलैक्स नहीं करेंगी. इफ यू आर यूजिंग रॉन्ग मैट्रेस, आपकी बैक मसल्स कभी रिलैक्स नहीं करेंगे, एंड देन यू विल हैव सीवियर पेन व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, बिकॉज आपकी मसल्स पूरी रात स्ट्रगल कर रही थी. तो दिस कैन बी अ स्टूपिड क्वेश्चन बट आई एम आस्किंग एनीवे. आप ऐसे कुछ सजेस्ट करते हो, लाइक व्हाट डू यू सजेस्ट कि ये चीज तुम्हें वेल बाइंग अ मैट्रेस और वेल बाइंग अ पिलो फॉर योर स्पाइन हेल्थ, ये चीज तुम्हें देखनी चाहिए, या बाय दिस वन ओनली? ऐसे मैं कुछ एंडोर्स नहीं करवा रही, बट समथिंग टेक्निकल जो आपको देखना चाहिए, ऐसा कुछ आप बताते हो क्या? सो बेसिकली इसमें दो चीजें हैं. हाँ. पहली चीज तो हमें ये समझना है कि आप कितना भी अच्छा मैट्रेस ले लें, उसमें समय के साथ चेंजेस आएंगे. उसका फोम जो है वो कोलैप्स करेगा, उसका शेप विद टाइम चेंज होगा ही होगा. सो आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम योर mattress needs replacement. Probably years, like 2-3 years is enough. No, that depends on Mattress to mattress. multiple factors. ठीक है, okay. Like कि मैट्रेस की क्वालिटी क्या थी, उसकी फोम की डेंसिटी क्या है. सो नॉर्मली हम लोग ये बोलते हैं कि जो फोम की डेंसिटी एक्चुअली वो ये इंडिकेट करती है कि मैट्रेस की लाइफ क्या आने वाली है. अच्छा. 5 साल 7 साल 10 साल कितनी चलने वाली है. बट अगेन देन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि जो मैट्रेस पे सो रहे हैं उनका वेट कितना है. So the same mattress may last for 10 years if the patient जो उसके ऊपर आदमी सो रहा है वो 50 किलो का है, और जब उसी पे 100 किलो का आदमी सो रहा है तो मैट्रेस हो सकता है कि 5 साल या 6 साल में ही सही है. राइट. सो वी हैव टू कीप. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मैट्रेस की जो शेप चेंज होती है वो तो बाद में होती है, उससे पहले मैट्रेस एक्चुअली सैग करना, इंटरनल उसकी वीकनेस पहले से डेवलप हो चुकी होती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आई फील आई शुड चेंज माई मैट्रेसेस एट होम. हमारे के और सर इंडिया में तो मतलब ये एक चीज़ है कि जो बहुत आता है ना दिमाग में कि जो पतली गद्दी वाली जो होती है एकदम रुई भर के जो मैट्रेस बनवाते हैं बहुत लोग, तो एक ऐसा कहा जाता है अरे इस पे सो तुम्हारी सख्त रहेगी, एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगी. दैट इज, ये तो फोम और ये सारा तो एक वेस्टर्न कल्चर एंड ऑल ऑफ दैट. आप हाउ डज दैट मेक सेंस टू यू? सो एक्चुअली क्या है कि मटेरियल क्या है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है. मटेरियल कैन बी फोम, मटेरियल कैन बी मेमोरी फोम, मटेरियल कैन बी स्प्रिंग्स, मटेरियल कैन बी कॉटन, ट्रेडिशनल कॉटन, वो सब चीज है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा जो ओवरऑल बैक के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. जैसे एक बहुत कॉमन मिथ है इसी पे अगर हम जाते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं स्लिप डिस्क के जिनको ये एक सुनने में आ जाता है कि साहब हम लोगों ने तो सर मैट्रेस वेट्रेस सब हटा दिया, हम सीधा जमीन पे सो रहे हैं. राइट. या सीधा प्लाई पे सो रहे हैं. दैट इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक एक्चुअली, क्योंकि उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपके कुछ कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं, जैसे आपके हिप्स हो गए, आपके शोल्डर्स हो गए, वहाँ पूरी बॉडी का वेट आ रहा है. बेसिकली दैट इज वेरी वेरी बैड. अब जो कॉटन मैट्रेसेस भी हैं अगर हम बात करें तो जो ट्रेडिशनली हमारे घरों में पहले कॉटन मैट्रेसेस यूज होते थे, उसको भी हम 2-4-5 साल के बाद उसको रुई की पिनाई बोलते थे कि उसको दोबारा से बनाया जाता था. सो उससे क्या होता था कि मैट्रेस वापस से फूल जाता था. राइट. सो वेदर इट इज कॉटन और वेदर इट इज फोम, एक्चुअली होता क्या है कि जब आप उस पर प्रेशर देते हैं तो उसमें से एयर डिस्प्लेस होती है और वो उस जगह से थोड़ा दबता है.
और जहाँ पे प्रेशर कम है वहां पे वो कम दबता है। इस तरीके से वो स्पाइन की शेप लेता है और उससे आपकी मसल्स को रिलैक्सेशन रात को मिलता है। गॉट इट। सो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा जो व्हेन यू आर लाइंग ऑन अ मैट्रेस तुम्हारा जो बैलेंस बैठ रहा है कि तुम्हें कंफर्ट मिल रहा है, दैट इज वेरी सो इंपॉर्टेंट। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा टेस्ट तो क्या बोलूँ, जो सिम्टम, कॉमन सिम्टम इसको हम बोलते हैं, जो टिपिकल मैट्रेस वाले जो इश्यूज के साथ जो पेशेंट्स आते हैं, हाँ। दे टिपिकली हैव अर्ली मॉर्निंग पेन। अच्छा, ओके। ये जब उठे तो बैक पूरी जकड़ी हुई है, स्टिफ है, पेन है, एंड विद इन 15-20 मिनट्स दे गेट बेटर सो दैट्स द बिकॉज देयर मसल्स वर एक्चुअली फाइटिंग फॉर द होल नाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब हम मैट्रेसेस की बात करते हैं तो मैट्रेसेस में हमें बेसिकली दो चीज़ें देखनी होती हैं। पहला, कितना कंफर्टेबल मैट्रेस है, और दूसरा ये कितना सपोर्टिव मैट्रेस है। राइट। सो कंफर्ट मैटर्स इनिशियली। जब आप बैठते हैं, लेटते हैं, 10-15 मिनट आपके लिए कंफर्ट मैटर करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो चीज़ मैटर करती है वो एक्चुअली है सपोर्ट। तो अगर अपन कंफर्ट को मेज़र करना चाहें तो उसके लिए हम एक इंडेक्स यूज़ कर देते हैं जिसको बोलते हैं इंडेंटेशन लोड डिफॉर्मेशन, ILD। ओके। सो ILD बेसिकली क्या है कि आपने फोम लिया, फोम के ऊपर आपने वेट दिया, 4 इंच का फोम लिया, उस पर वेट रखा, और वो कितने वेट के बाद, कितने पाउंड वेट के बाद वो 3 इंच के, अच्छा, मतलब 25% उसमें कंप्रेशन आ गया, उसको ILD में मेजर करते हैं। जो तो जब हम जा रहे हैं खरीदने तो ये चीज हमें देखनी चाहिए। यस, देखनी चाहिए। तो जो इसमें जो लेयर्स हैं, जो अपर मोस्ट लेयर जो मैट्रेस की है, जो बेसिकली आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आने वाली है, उसका ILD टिपिकली 24 to 30 के बीच में रहना चाहिए। और जो नीचे ही नीचे की जो लेयर है वो यूजुअली 34-36 प्लस ILD की लेयर होनी चाहिए। नाउ ILD मेजर्स हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ मैट्रेस, बट ये ड्यूरेबिलिटी को नहीं इंश्योर करता, सपोर्ट को नहीं इंश्योर करता। सो ड्यूरेबिलिटी का अपने को पता कैसे लगेगा, जब अपन फोम की डेंसिटी देखेंगे। ओके। सो इफ़ यू आर बाइंग ए फोम मैट्रेस, सो PU फोम की अगर हम बात करें तो द डेंसिटी शुड बी एटलीस्ट 1.8 और अबव। तो वो मैट्रेस एक्चुअली इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग लास्टिंग मैट्रेस। वेरी नाइस। मतलब ये आई थिंक जब खरीद रहे हो तुम पूछोगे तो दे विल आंसर They यू, will दिस इज So इम्पोर्टेंट। there is a science behind mattress. I am not the best expert for the mattress science, but whatever जो स्पाइन से Basic रिलेटेड है, spine, हाँ। बिकॉज अल्टीमेटली मैट्रेस का सबसे ज्यादा इफेक्ट जो आता है वो स्पाइन पे ही आता है। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, 1/3 लाइफ हम एक्चुअली मैट्रेस पे निकालते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते। दिस इज वेरी सबसे इंपॉर्टेंट। बड़ा प्रॉब्लम है खरीदने से ज्यादा जो मैं हमेशा देखता हूँ वो ये है कि मैट्रेस आ गया, 10 साल हो गए हैं, चलता जा रहा है। अब मैट्रेस बाहर से तो मैट्रेस कुछ फटना नहीं है, बट उसकी एक्चुअली जो सपोर्ट है वो वीक हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और जब वो दिखने में सैग करेगा देन इट इज ऑलरेडी टू लेट। सो इसको एक्चुअली लिटरेचर में डिस्क्राइब्ड है, इसे बोलते हैं होटल टेस्ट। सो इफ यू आर हैविंग पेन और आप किसी दिन एक दिन कहीं बाहर गए और किसी नए बेड पे सोए एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन यू आर वेकिंग अप आपका पेन नहीं है, देन एक्चुअली दैट प्रूव्स कि जो आपको ये बैक पेन रोज सुबह हो रहा था, दिस इज रिलेटेड टू योर बेड मैट्रेस। वाओ। और सेकंड जो हमने हील्स की बात करी थी, लाइक रॉन्ग फुटवेयर, द बिगेस्ट थिंग। सो अगेन हील्स से जो इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है वो ये आता है कि जो आपकी स्पाइन है, बेसिकली हमारी बॉडी हमेशा स्ट्रेट रहना प्रेफर करेगी। हम टिल्ट होके खड़े नहीं हो सकते बिकॉज उसमें मसल्स को बहुत ज़्यादा एक्ट करना पड़ता है, मसल्स फटीग में जाती हैं। सो बॉडी हमेशा स्ट्रेट रहना प्रेफर करेगी। अब जब हील्स, बहुत हाई हील अगर कोई पहनता है तो उसमें बॉडी को स्ट्रेट रहने के लिए उसको कमर को आर्च बनाना पड़ता है। राइट। सो इसे हम बोलते हैं कि लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज हो गया। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे पेशेंट का खुद का लंबर लॉर्डोसिस कितना है, पेल्विक इंसिडेंस कितना है, अपन उस डिटेल में नहीं जा सकते। लेकिन कुछ पेशेंट्स को एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ हील पहनने के बाद पेन की प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज उनका लंबर लॉर्डोसिस एक्सजेजरेट हो रहा है विच देयर स्पाइन इज नॉट टॉलरेटिंग। सो दैट कैन हैपन। मेक सेंस। हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। और मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन इन सब चीज़ों में पूछना है। जो आपने बैक की तो बात करी थी, नेक सर्वाइकल की भी आपने बहुत बात करी कि बैक का तो L4 L5 का मैं समझ गई। सर्वाइकल के मेजर इशू यही जो आ रहे हैं आजकल, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन अगेन और बहुत रिपीटेड भी हैं एंड पीपल आर नॉट, मतलब वो बेसिक एक्सरसाइजेस
करते हैं, बट इट्स लाइक कंसिस्टेंट, अब जी रहे हैं उस चीज के साथ, ऐसा हो चुका है। तो सर्वाइकल का आप कितने केसेस क्या देख रहे हो, और क्या गलतियां, जो मिथ्स और इश्यूज आप स्पेसिफिकली सर्वाइकल के केस में देख रहे हो ये पर्टिकुलर पार्ट में? तो सर्वाइकल को जो आजकल हम बेसिकली इसको सिम्टम को हम नाम दे रहे हैं, डायग्नोसिस दे रहे हैं, उसको बोलते हैं टेक्स्ट नेक। या राइट, हाँ। So basically what is happening that phone is getting smarter and we are getting dumb with time. तो हर आदमी कॉन्स्टेंटली इस पोस्चर में आज की तारीख में अपना 8 से 10 घंटे निकाल रहा है. When you are in this posture, your head is basically tilted forward and your muscles, back muscles are actually constantly trying to hold it. और उसकी वजह से ये सारी मसल्स फटीक में जाती हैं. प्लस जो हमने डिस्कस किया था, जब हम नेक को बहुत फ्रंट में लेके जाते हैं तो जो सर्वाइकल डिस्क है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग. और इसकी वजह से जो ये टेक्स्ट नेक वाले जो पेशेंट्स हैं, या जो हम जिसको हम मायोफेशियल नेक पेन करके बोलते हैं, ये बहुत कॉमनली हमारे पास आ रहे हैं. और अगेन यस, बहुत कॉमनली बढ़ रहे हैं. और अर्गोनॉमिक इश्यूज को ट्रीट करना ही इसका बेसिकली लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना, अपने कंप्यूटर के यूजेस को, अपने फ़ोन के यूजेस को रेस्ट्रिक्ट करना और रेगुलर एक्सरसाइजेस करना ही इसका मेन सॉल्यूशन है. तो सर्वाइकल में भी मेनली 3-4 इश्यूज होते हैं, लेकिन जो नेक पेन और ये तो मायोफेशियल पेन जो टेक्स्ट नेक हम डिस्कस कर रहे थे वो होता ही है. इसके अलावा एल्डरली पेशेंट्स में पर्टिकुलरली, या यंग पेशेंट्स में भी अगर बहुत बड़ा डिस्क हर्निएशन हो जाए तो कई बार वो मेन नर्व को प्रेस कर देता है. ये सर्वाइकल में जब वो मेन नर्व प्रेस होती है तो उससे मेन नर्व काम करना बंद करती है, तो फिर वो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेटेड सिम्टम नहीं आते, वो सारी नर्व्स के ब्रांच सिम्टम्स आते हैं. सो बेसिकली अपन इसको यूँ मान लें कि जो एक सिग्नल या एक ट्रैफिक स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो मूव कर रहा था, वो एक तरीके से एक जाम में फंस गया है. सो देयर इज अ डिले इन द पासिंग ऑफ सिग्नल. तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को डिफिकल्टी इन बैलेंसिंग, चलते समय बैलेंस नहीं बन पा रहा है, पैर इधर उधर जा रहे हैं, चप्पल निकल जाती है, हाथ से फाइन काम नहीं कर पा रहे हैं, बटन बंद करने में दिक्कत हो रही है, स्पून से खाना खाने में या रोटी तोड़ने में हाथ से दिक्कत महसूस हो रही है. क्या ट्रेमर होता है? नहीं, वीकनेस आ जाती है, एंड बेसिकली लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स डेवलप हो जाता है. सो ये सारे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं. और बहुत बार क्या होता है कि जब ये एल्डरली में होते हैं तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ये मान के कि ये तो एज रिलेटेड चीज़ें हैं. बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट एज रिलेटेड. वो बेसिकली नर्व्स में जो सिग्नल्स का फ्लो था वो अटकने की वजह से, स्लो हो जाने की वजह से ये सारे सिम्टम आते हैं. एंड देन वी कैन ट्रीट देम. और सर्जरी के रिजल्ट्स माइलोपैथी में बहुत अच्छे हैं अगर हम सर्जरी को राइट टाइम पे कर दें. तो ये सर, हम जस्ट आस्किंग अ फॉलोअप क्वेश्चन है कि जो हम जब कोई प्रॉब्ली, हमारे सबके पेरेंट्स हैं 70s 80s में अब जाने वाले हैं 60s से 80s में, तो उस केस में एवरीथिंग इज फाइन, लाइक दे आर वर्किंग आउट, सब ठीक है, बैक एंड एवरीथिंग, बट स्टिल कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर एज, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें करनी ही चाहिए? इन ये जो एल्डरली पीपल की आप बात कर रहे हो ना, कि तो कुछ है आपके दिमाग में जो आप बता पाओ कि प्रॉब्ली एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सिटिंग आपको ज़्यादा करनी चाहिए या नहीं, बेसिक लाइफस्टाइल जो एक चेंजेस इस एज में लोगों को लाने की ज़रूरत है? सो बेसिकली ओल्ड एज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो ओवरऑल हेल्थ तो है ही है, लेकिन अपने को उसमें पार्ट्स भी देखने पड़ेंगे. लाइक वॉकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कार्डियक एस्पेक्ट ऑल्सो. हार्ट की हेल्थ के लिए भी वॉकिंग जरूरी है. सेम वे बोन हेल्थ के लिए भी वॉकिंग और फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है. लाइक हम लोग इस चीज़ को एक्चुअली बहुत लोग नहीं समझते कि बोन इज़ अ लाइव टिश्यू. बोन के अंदर डेली कैल्शियम डिपॉजिट होता है और डेली कैल्शियम निकलता है. सो मोर वी यूज द बोन, उसके अंदर उतना ही कैल्शियम डिपोजिशन बढ़ेगा. और जितना हम उसको रेस्ट देंगे उतना ही उसमें से कैल्शियम ज़्यादा निकलता जाएगा और बोन्स वीक होती जाएंगी. सेम वे मसल्स को हम जितना एक्टिव रखेंगे उतना उनके बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा, उतना उनकी मसल्स की हेल्थ इंप्रूव होगी. जितना हम मसल्स को रिलैक्स छोड़ देंगे उतना ही मसल्स एट्रोफी में जाती जाएंगी, सूखती जाएंगी एक तरीके से. सो इन एल्डरली ये सब चीज़ें
ऑलरेडी डिजनरेट हो रही हैं, मसल्स ऑलरेडी वीक हो रही हैं, बोन ऑलरेडी वीक हो रही है, रिफ्लेक्सेस ऑलरेडी वीक हो रहे हैं, नर्वस सिस्टम वीक हो रहा है, तो हम उसको जितना ज़्यादा स्टिमुलेट करते रहेंगे उतना वो उसका डिजनरेशन का, उसका स्लो डाउन होने का प्रोसेस कम होता जाएगा। बट अगर किसी के आ गया है कि सपोज जैसे L4 L5 का कि इशू आ गया है, स्लिप डिस्क दिख रही है और एज है ही ऑलरेडी, तो उस केस में फिर उसे उन्हें रहने देना चाहिए जस्ट, और प्रोबेबली बिकॉज ही इज ओल्ड ऑलरेडी, तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए, यू शुड डू समथिंग अबाउट इट? सो डिपेंड्स अगेन, सिम्टम कैसे हैं उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड Totally करते वैसे ही हैं। होता है। अगर जरूरत है और पेशेंट मेडिकली फिट है, पेशेंट को सर्जिकल रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है बिकॉज ऑफ कोमॉर्बिड कंडीशंस, क्योंकि इस एज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम देखते हैं वो ये होता है कि पेशेंट के साथ में 25 प्रॉब्लम और होती हैं। उसको डायबिटीज़ भी है, हार्ट का प्रॉब्लम भी है, स्टेंट भी डल चुका है, थायराइड का इशू भी चल रहा है। तो हम ओवरऑल पेशेंट की एक फिटनेस को असेस करते हैं कि भाई ये पेशेंट सर्जरी टॉलरेट करने के लिए फिट है या नहीं है, एंड देन वी डू अ रिस्क बेनिफिट एनालिसिस कि मरीज को सर्जरी करने में रिस्क ज़्यादा है या बेनिफिट ज़्यादा है। इफ द बेनिफिट्स आर मोर देन वी गो फॉर सर्जरी। अच्छा, अदरवाइज ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यार अब ओल्ड हैं बट नथिंग, नो सिम्टम इज देयर बट MRI शोइंग दैट, सो यू शुड डू दैट, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, अगेन टोटली गोज ऑन सिम्टम्स प्लस द स्कैन। स्पाइन में एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सिम्टम्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सिम्टम्स। वी वेरी रेयरली ट्रीट कि हम सिर्फ MRI या एक्सरे को ट्रीट कर रहे हों प्रिवेंटिव तरीके से, ऐसा बहुत कम होता है बट बहुत कम होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स इट इज ओनली सिम्टम्स। बट इसमें अगर मैं ऐड करूं जो जिनको अर्थराइटिस है, बिकॉज ये एज में अब धीरे धीरे फिर बढ़ता जाता है सिम्टम्स इन टर्म्स ऑफ पेन, तो हमें वो उसका स्पाइन से रिलेशन कैसे पता चलेगा कि अब वेदर दिस इज एन अर्थराइटिस रिलेटेड पेन या वो स्पाइन, हाउ आर दे रिलेटेड? अर्थराइटिस और स्पाइन का जो पूरी चीजें होती हैं, आर दे रिलेटेड समवेयर एंड हाउ डू वी कनेक्ट दैट? सो बेसिकली क्या है कि हम जो लेमन टर्म में बात करते हैं तो हम लोग आर्थराइटिस को एक्चुअली बहुत रॉन्गली इंटरप्रेट करते हैं। ओके। दो तरीके की आर्थराइटिस जिसको हम लोग कॉमनली आर्थराइटिस बोलते हैं, जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें घुटना में वियर एंड टियर हो रहा है, घिस गए हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। सेम वे कमर में भी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। तो ये बेसिकली आर्थराइटिस नहीं है, ये वियर एंड टियर चेंजेस हैं, एंड द करेक्ट टर्म इज नॉट आर्थराइटिस, द करेक्ट टर्म इज आर्थरोसिस। ओके ओके। जो आर्थराइटिस होती है वो बेसिकली टिपिकली ऑटो इम्यून प्रोसेसेस हैं, जहां बॉडी की इम्यूनिटी खुद की टिश्यूज के अगेंस्ट वर्क करना चालू कर देती है। तो स्पाइन में आर्थराइटिस होती है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, जिसमें टिपिकली हाथों के जोड़, रिस्ट के जोड़, उंगलियों के जोड़ ये इन्वॉल्व होते हैं, उसमें स्पाइन का यूजुअली सर्वाइकल पार्ट जो C1 C2 का पार्ट होता है वो इन्वॉल्व होता है। अच्छा। बाकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत रेयरली स्पाइन को इन्वॉल्व करती है। ओके। स्पाइन की एक टिपिकल आर्थराइटिस होती है जो मेनली स्पाइन को इन्वॉल्व करती है, उसको हम बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ओके। उसमें बेसिकली क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी और उसके आसपास के जो जोड़ हैं उनमें मेनली जो दोनों तरफ के सैक्रम के आसपास जो सैक्रोइलियक जॉइंट और कूले के जोड़ जो हैं ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं। और उसमें इस आर्थराइटिस से रिवर्स होता है जी। इस आर्थराइटिस में हम देखेंगे कि पेशेंट्स की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं बिकॉज जॉइंट्स लूज हो जाते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसमें उल्टा होता है, उसमें हड्डी, एक्स्ट्रा हड्डी बनती है। अच्छा। और एक्स्ट्रा हड्डी बनने की वजह से जो जॉइंट्स की मोबिलिटी है वो खत्म होती जाती है। सो इन वेरी एडवांस्ड केसेस स्पाइन बिल्कुल बांस की तरह हो जाती है। वी कॉल इट बैम्बू स्पाइन। ओह। दैट इज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो मेनली पेन इज डिफरेंट इन बोथ, जैसे क्योंकि आप जब बोल रहे हो कि बहुत बार रूमेटॉइड वालों को ये भी जॉइंट का, वो यही समझेंगे कि जॉइंट पेन रूमेटॉइड का ही होगा, बट प्रोबेबली इट इज जो आप स्पाइन का बोल रहे हो, तो द पेन इज सेम और इट इज डिफरेंट? सो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेन टिपिकली जो होता है वो उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस के साथ आता है। अच्छा। और रेस्ट पे एग्रावेट होता है। हाँ। और मूवमेंट से रिलीफ होता है। ओह। सो जो पेशेंट टिपिकली बताता है कि सर मैं सुबह जब उठता हूँ तो 1-1.5 घंटे मेरे से चला फिरा नहीं जाता, फिर जैसे जैसे शरीर गर्म होता है, बॉडी वार्म होती है, वैसे वैसे मेरा पेन कम होता जाता है। अगर मैं दोपहर में सो गया तो फिर से मेरा पेन बढ़ जाएगा। सो एक्टिविटी से पेन बेटर हो रहा है और रेस्ट से पेन वर्सन हो रहा है। ये एक बहुत टिपिकल फीचर है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का। ओके। बट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मोस्टली यंग पेशेंट्स को अफेक्ट करती है। अच्छा। ओके।
एक दूसरा होता है जो विजिबल इश्यूज दिखते हैं, जैसे कि देखा है बच्चों में रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई, स्कोलोसिस, राइट? स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस, राइट। सो ये चीज भी आई थिंक अब बहुत, आई वांट यू टू पुट अ लाइट ऑन दैट आल्सो, कि ये कैसे काम कर रहा है, अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हाउ इज इट डूइंग दैट वे? तो स्कोलियोसिस बढ़ रहा है ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन स्कोलियोसिस में बेसिकली जो चीज़ अभी हो रही है वो ये हो रही है कि इट इज़ गेटिंग आइडेंटिफाइड मोर एंड मोर, क्योंकि अभी पेशेंट्स को अवेयरनेस हो रही है। अच्छा, इससे पहले ऐसा होता था कि पीपल डोंट नो ओनली? पहले बेसिकली स्कोलियोसिस को लेकर के एक कंसेप्ट था कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा। ओके, तो उस केस में क्या होता है, नाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग मोर? सो नाउ पीपल आर आइडेंटिफाइंग इट मोर एंड ट्रीटिंग इट मोर, बट स्टिल अभी भी इसको लेके बहुत सारे मिथ्स भी हैं और बहुत सारी अनएक्सेप्टेंस भी है लोगों को लेके, लोगों के दिमाग में। बेसिकली होता क्या है कि पेशेंट्स इसको छुपाने की कोशिश करते हैं। अब स्कोलियोसिस के मल्टीपल रीजंस हैं, कुछ बच्चों में सिंस बर्थ होता है, बट अधिकतर केसेस में ये डेवलप होता है बिटवीन एज ऑफ 10 एंड 18। ओके, एंड इट इज़ कॉमनर इन गर्ल्स। गर्ल्स? ऐसा क्यों? ये एक साइंटिफिक प्रूफ है। So it is 5 to 6 times more common in girls, maybe related to some hormonal these things, and this is called idiopathic. So idiopathic का मतलब है कि हमें भी नहीं पता कि क्यों डेवलप हो रहा है। अच्छा। The reason is still unknown. There are many theories, लेकिन हमें रीज़न अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता। So basically स्कोलियोसिस में होता क्या है कि स्पाइन टेढ़ी होनी स्टार्ट हो जाती है। सो जब हम पेशेंट को फ्रंट से देखते हैं तो रेदर देन लुकिंग द पेशेंट स्ट्रेट, वी फाइंड कि पेशेंट की स्पाइन थोड़ी घूमी हुई है, तो उसमें पीठ में कुबड़ निकली हुई नजर आती है। शोल्डर्स अप एंड डाउन नजर आते हैं, एक शोल्डर अप एक शोल्डर डाउन। हिप्स भी एसिमेट्रिक नजर आते हैं, एक हिप प्रोमिनेंट होता है, एक हिप थोड़ा दबा हुआ लगता है। Okay. तो ये पेशेंट्स जो हैं ये टिपिकली 12, 13, 14 साल की एज में प्रेजेंट करते हैं। अब इंडिया में जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आती हैं वो 2-3 हैं। एक तो ये कि बिकॉज ऑफ आवर इंडियन क्लोथिंग, गर्ल्स काफ़ी हेवीली क्लोथ्ड होती हैं, तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। अच्छा, लेट आइडेंटिफाई होता है। इसको अर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए वेस्ट में अगर हम बात करें तो वहाँ स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं। और एक्चुअली अगर बात करें तो बहुत सिंपल टेस्ट है जिसको कोई भी आदमी अपने घर पे करके देख सकता है। अगर बच्चे की स्पाइन आपको जरा सी भी टेढ़ी लग रही है तो आप बच्चे को आगे झुकने के लिए बोलिए और उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड की रिब्स को देखिए। अगर एक तरफ की रिब्स उठी हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को स्कोलियोसिस है। और 10 से 18 में बढ़ता जाता है धीरे धीरे, ऐसा होता है? हाँ, तो ये टिपिकली बढ़ता है जब तक बच्चे की लंबाई बढ़ रही है। ओके, हाँ। जब बच्चे की लंबाई बढ़नी रुकती है उसके बाद ये डिपेंड इसके ऊपर करता है कि स्कोलियोसिस कितने डिग्री का है। तो अगर स्कोलियोसिस 50 डिग्री से ज़्यादा का है तो इडियोपैथिक स्कोलियोसिस बच्चे की लंबाई बढ़ना रुकने के बाद भी बहुत धीरे धीरे बढ़ सकता है। लेकिन मेन जो स्कोलियोसिस की ग्रोथ होती है वो होती है जब बच्चा ग्रो कर रहा है। जब बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो बोन बढ़ रही है, बोन बढ़ते समय अगर वो डिफॉर्म्ड है तो वो टेढ़ापन बढ़ाती है। जब एक टेढ़ी बोन बढ़ेगी तो वो टेढ़ेपन को बढ़ाएगी। राइट। सो दैट गिव्स डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन। अब स्कोलियोसिस जो है वो प्रीडोमिनेंटली तो कॉस्मेटिक इशू है, लेकिन हम इससे सिंपली कॉस्मेटिक इशू नहीं बोल सकते, बिकॉज उस कॉस्मेसिस की वजह से फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आते हैं और बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं। और अगर स्कोलियोसिस 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, हार्ट को अफेक्ट कर सकता है। हाँ, वो रिब्स में वो तो बिकॉज जो चेस्ट के अंदर जो स्पेस है जहाँ हमारे लंग्स रहते हैं, तो जो कनकेव साइड है वो नैरो हो जाती है, तो जो कनकेव लंग है वो बहुत छोटा रह जाता है, तो वो डेवलप नहीं हो पाता। तो अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वो लंग्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये स्कोलियोसिस होता है। अब स्कोलियोसिस को ट्रीट कैसे करते हैं? तो स्कोलियोसिस के ट्रीटमेंट में बेसिकली हम लोग टिपिकली 2 चीज़ें करते हैं। पहला है ब्रेसिंग, जो बेल्ट लगाना है। अच्छा। लेकिन ये उस तरीके की लंबर बेल्ट नहीं होती जैसे ये हमारे बैक पेन के पेशेंट्स यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक करेक्टिव बेल्ट होती है जिसमें हम स्पाइन को एक तरीके से मोल्ड कर रहे हैं। जैसे हम कच्ची मिट्टी को एक शेप देने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से हम स्पाइन को एक्सटर्नल फोर्स लगा के बेल्ट से और हम उसको करेक्टेड पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो किस बहुत स्ट्रॉन्ग बेल्ट होती होगी? किस हाँ, चीज़ की बेल्ट ये होती है? पीवीसी मटेरियल की बनती है, पीवीसी मटेरियल की बनती है। और
ये बेल्ट बेसिकली पेशेंट्स को जब तक वो स्केलेटली मैच्योर नहीं हो जाती, जब तक उनकी हाइट बढ़नी नहीं रुक जाती, तब तक उनको पहनने के लिए हम एडवाइस करते हैं। और बीच बीच में हम पेशेंट्स को फॉलोअप में देखते रहते हैं। सो बेल्ट हम कब देते हैं? जब स्कोलियोसिस है 20 से 40 डिग्री के या 45 डिग्री के बीच। जहाँ 45 से 50 डिग्री क्रॉस कर गया स्कोलियोसिस, वहाँ फिर मरीज को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और उसमें क्या करते हो आप सर्जरी में? उसमें हम बेसिकली वही, जैसे मैंने स्पाइन फ्यूजन डिस्कस किया, तो हम वही स्पाइन फ्यूजन का प्रोसेस उसके अंदर करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, स्क्रूज और रॉड का काम क्या है कि हम उसको ऑप्टिमल पोजीशन में लाएं। तो हम उन स्क्रूज और रॉड से उस स्कोलियोसिस को पार्टली करेक्ट करते हैं और उसको टेढ़ेपन को सीधा करते हुए उसको रॉड वगैरह लगा करके और स्पाइनल फ्यूजन कर देते हैं। तो उससे लगभग हम ये माने तो लगभग 60 से 65% का करेक्शन हम अचीव कर पाते हैं अधिकतर केसेस में। मतलब देयर इज होप, जो आपने सबसे पहली चीज बोली कि लोगों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि इसका इलाज है। पहली चीज, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसका इलाज है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स ये मानते हैं कि इसका इलाज तो 18 साल के बाद होगा। हाँ, तब तक बहुत लेट हो जाता है उल्टा। अब जहां हमें अगर 50 डिग्री या 60 डिग्री या 70 डिग्री के कर्व को सीधा करना है, वहीं हमें जब वो पेशेंट जो 13 साल में 70 डिग्री पे था, वो जब हमें 18 साल में पेशेंट आती है, तब हमें पता चलता है कि वो कर्व 130 डिग्री है। अब सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, सर्जरी की इंटेंसिटी या सर्जरी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। और जहाँ हम 70 डिग्री वाले को करेक्ट करके 30 डिग्री पे ला सकते थे, हम 130 डिग्री वाले को करेक्ट करके 70 डिग्री पे लेकर के आ पाते हैं। सही में, क्योंकि करेक्शन तो वो 65% से ज़्यादा हम नहीं कर पाते। सो टाइमिंग, क्योंकि पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं जो, और पर्टिकुलरली इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, दे कम एट अराउंड 18-19 ईयर्स ऑफ एज, बिकॉज पहला उनको ये सुनने में आया होता है कि साहब इसका इलाज तो बचपन में तो हो नहीं सकता। दूसरा, वो चाइल्ड, जो गर्ल चाइल्ड है पर्टिकुलरली, जब वो मैरिजेबल एज में आती है, तब वो रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम आती है कि उस समय उसको करेक्ट कराना चाहते हैं। बट हमारा इसमें फिलॉसफी यही है कि कैच देम यंग। एग्जैक्टली, मतलब so if we are able to catch somebody at 30 degrees of scoliosis, तो obviously उसकी सर्जरी ही बच सकती है अगर वो ब्रेस से ट्रीट हो जाए। अगर वो 70 डिग्री पे कैच होता है तो we can correct it to 30 degrees। तो जब आप ये कास्ट वाला, जो बेल्ट वाला आप बता रहे हो, वो करते हो, तो उसमें फिर स्टेबल हो जाता है, उसके बाद फिर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है? इसका जो सक्सेस रेट है वो 100% नहीं है। ओके। बट ब्रेसिंग क्या करती है कि डेफिनेटली इट स्लोज डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ स्कोलियोसिस। कुछ केसेस में ये करेक्ट कर लेती है, कुछ केसेस में ये स्लो डाउन कर लेती है। सो हमारा गोल इसमें, ट्रीटमेंट गोल क्या रहता है कि जब बच्चा स्केलेटली मैच्योर हो, जब उसकी ग्रोथ खत्म हो रही है, उस समय स्कोलियोसिस शुड बी लेस देन 45 डिग्रीज और 50 डिग्रीज। अगर हम ये कास्ट से या ब्रेसेस से अचीव कर लेते हैं, नथिंग लाइक इट। और एक सर, मेरे को भी रैंडम क्वेश्चन आ रहा है कि जब स्पाइन हमारी डेवलप हो रही है, एक बच्चे की आपने बात की, तो सपोज न्यूबॉर्न्स, अब इंडिया इज अ कंट्री वेयर न्यूबॉर्न्स आर लाइक एट इट्स पीक राइट नाउ, तो न्यूबॉर्न्स की स्ट्रॉन्ग स्पाइन कर पाए, इसके लिए कुछ होता है? लाइक यू सजेस्ट कि, जैसे बोलते हैं कि जमीन पे तुम्हें बच्चों को रखना चाहिए प्रॉब्ली व्हेन दे आर 2 months 3 months ऑन देयर बैक, सो दैट देयर बैक गेट्स स्ट्रॉन्ग एंड एवरीथिंग। तो टू हैव अ स्ट्रॉन्गर स्पाइन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, उसका कुछ होता है या इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, तुम कुछ बाहर से तुम कुछ नहीं कर सकते हो? नहीं, देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें ही हैं। न्यूबॉर्न में तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम स्पाइन हेल्थ की बात करें तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग इसका एक्चुअली इम्पैक्ट जो आता है वो ओल्ड एज में आता है। बिकॉज होता क्या है कि जब हम पैदा होते हैं, उससे जब हम 30 साल की या 35 साल की एज तक जब हम पहुंचते हैं, तब तक हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम की मात्रा धीरे 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 बढ़ती रहती है। और 30-35 साल की एज के बाद ये जो मैक्सिमम लिमिट पहुंचती है, इसको हम बोलते हैं पीक बोन मास। ओके। तो पीक बोन मास जो हमने अचीव किया, वो अचीव किया एट अ एज ऑफ अराउंड 30, 32, 35। उसके बाद इट विल गो डाउन। ठीक है, ठीक है। अब हम इस पीक बोन मास को जितना ज्यादा ऊंचा ले जाएंगे, उतना डेफिनेटली हमारे लिए बेटर है। सो इट इज लाइक बैंक बैलेंस। सो आपका बैंक बैलेंस जितना ज्यादा है, उसमें से उतना ज्यादा स्पेंड कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब उसको बैलेंस को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड से लेकर के, वन वी हैव टू सप्लीमेंट कैल्शियम, विटामिन डी। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है।
अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। उसका रीज़न अगेन वन इज़ लाइफस्टाइल, बिकॉज वी आर नाउ लिविंग इन वेरी सन एक्सपोजर बहुत लिमिटेड है। या हर आदमी एसी में रह रहा है, कार एसी है, घर एसी है, धूप में निकलते नहीं हैं। बच्चे भी आजकल खेलने बहुत कम निकलते हैं, अदरवाइज पहले आउटडोर स्पोर्ट्स बहुत कॉमन था, आजकल बच्चे भी मोबाइल पे कम गेम्स खेलते रहते हैं। सो विटामिन डी इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विटामिन डी अगर बॉडी में नहीं है, विटामिन डी का मेन काम क्या है कि जो कैल्शियम आप इंजेस्ट कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो दूध आप पी रहे हैं, उसमें जो कैल्शियम है उसको इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब करे। राइट। अगर विटामिन डी बॉडी में कम है तो इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब ही नहीं होगा। ओके। ठीक है। दूसरा पार्ट आता है कैल्शियम। सो कैल्शियम के लिए ऑब्वियसली वी नीड टू टेक एडिक्वेट मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब हम लोगों को रेगुलर लेने की जरूरत है। सो बच्चों में ये चीज़ इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों में अगर हम लोगों ने एडिक्वेट सप्लीमेंटेशन दिया है, दे विल हैव ए गुड पीक बोन मास। ओके, हाँ, दिस इज तो इसमें सर, पर जैसे हर बीमारी के से प्रिवेंटिव टेस्ट कुछ होते हैं, तो ये जैसे आपने इसका बताया, तो टू एसेस योर स्पाइन हेल्थ को जैसे हमारे प्रिवेंटिव टेस्ट नहीं होते, जैसे डेक्सा स्कैन मैंने सुना है कि आई डोंट नो कि तुम्हारा पता चल जाएगा कुछ इशू है या नहीं इन टर्म्स ऑफ योर बोन्स एंड एवरीथिंग। तो स्पाइन हेल्थ को मेजर करने के लिए तुम्हारे को प्रिवेंटिव टेस्ट होते हैं, तो जैसे आपने बोला कि पोस्ट 30 डीजनरेशन चालू हो जाता है, तो एनीथिंग दैट यू कैन मेजर एंड देन यू कैन वर्क ऑन इट। सो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ऐसा कोई टेस्ट अभी नहीं है। जहाँ तक डेक्सा की बात है तो डेक्सा इज बेसिकली जो हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम है उसको मेजर करता है। तो टिपिकली हम डेक्सा जो करते हैं वो हम 3 साइड पे डेक्सा करते हैं। एक हम फीमोरल हेड्स मतलब हिप बोन्स के अंदर, दूसरा स्पाइन के अंदर लंबर स्पाइन में, और तीसरा हम देखते हैं कलाई में। इन तीनों जगह देखने का बहुत स्पेसिफिक रीजन है कि डेक्सा हम करते हैं बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ओके। तो ऑस्टियोपोरोसिस में ये 3 फ्रैक्चर्स कॉमन है। ठीक। कलाई की हड्डी का, जिसको हम डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर बोलते हैं, स्पाइन का, जिसको हम ऑस्टियोपोरोटिक कंप्रेशन फ्रैक्चर्स जो कॉमनली देखने को मिलते हैं, और हिप फ्रैक्चर्स। सो ये 3 फ्रैक्चर्स कॉमन है, इसलिए हम इन 3 साइड्स को मेनली डेक्सा से मॉनिटर करते हैं। अब बात आती है डेक्सा करना कब चाहिए। सो आइडियली डेक्सा इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर एज ऑफ 60, ओके, अनलेस एंड अनटिल कि आपके कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स रही हैं, जैसे किसी के बहुत अर्ली मीनोपॉज हो गया, मे बी कुछ सर्जिकल मीनोपॉज हो गया 30 की एज में, या इस तरीके की कोई अगर चीज़ हुई है, या पहले बहुत सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है, फैमिली में हिस्ट्री है, तब हम लोगों को 60 से पहले डेक्सा की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज वी डू नॉट रिकमेंड डेक्सा बिफोर एज ऑफ 60। ठीक है, ठीक है। बट डेक्सा इज अ टेस्ट just to see osteoporosis, not for overall spine health. Right. Spine health का as such नहीं है। So osteoporosis में spine का जो issue आता है वो mainly आता है osteoporotic fractures के तौर पे। So osteoporotic fractures क्या है कि basically रीढ़ की हड्डी की जो vertebrae हैं जो अपन ने डिस्कस की थी, वो vertebrae एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसी स्ट्रक्चर होती है उनके अंदर बोन की, और जब वो अंदर की उसमें से बोन्स में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोन लॉस हो जाता है, तो हड्डी की जो शेप मेंटेन करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और हड्डी कोलैप्स कर जाती है। ठीक है। सो कई बार तो ये कोलैप्स होता है गिरने की वजह से, कि आप चल रहे थे, एल्डरली पेशेंट चल रहे हैं, गिर गए और झटका आ गया, या कहीं कोई चोट आ गई उसकी वजह से फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं ना उसमें कंपैरेटिवली, कई गुना बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट जब सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, तो जो नॉर्मली खांसना छींकना है उसमें भी हड्डियाँ टूट जाती हैं। अरे बाप रे, जस्ट बिकॉज कैल्शियम नहीं मिल रहा है हड्डियों को। जस्ट बिकॉज हड्डी के अंदर कैल्शियम की कमी है। अब जब ऐसा होता है तब हम लोग अगेन इन पेशेंट्स को कंजर्वेटिवली ही ट्रीट करते हैं, लेकिन 10 से 15% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें वो फ्रैक्चर नहीं जुड़ता। अच्छा। जब वो नहीं जुड़ता तो उसमें सर्जरी की जरूरत रहती है, और इनमें अधिकतर केसेस में आजकल हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को बेहोश भी नहीं करते हैं, किसी तरीके का टाँका नहीं आता है, किसी तरीके की चीरफाड़ नहीं होती है। उसमें हम मरीज की हड्डी के अंदर एक नीडल डाल करके, जैसे हार्ट में एक वायर डाल के स्टेंट डाला जाता है जिसको अब सब लोग जानते हैं, सेम वे स्पाइन के अंदर हम बैलून डिलीवर करके, बैलून से हड्डी को अपनी हाइट रिस्टोर करके और हम उसके अंदर सीमेंटिंग कर देते हैं। सो वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं,
लेकिन उस चीज़ को करने का भी एक ऑप्टिमल टाइम है कि हम फ्रैक्चर होने के बाद यूजुअली फर्स्ट 3 वीक्स में उसको ऑपरेट नहीं करते हैं। 3 वीक्स से लेके 3 मंथ्स का बीच का जो ऑप्टिमल टाइम रहता है उसमें हम उन पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं, बिकॉज उसके बाद कई बार वो हड्डी इतनी ज़्यादा कोलैप्स कर जाती है कि हम उसमें नीडल भी प्लेस नहीं कर सकते और सीमेंट लीक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर वैसा कुछ होता है तो हम लोगों को उसे टाइमली ऑपरेट करना चाहिए। सर स्पाइन इन्फेक्शंस की आपने भी काफी बात की है। स्पाइन में इन्फेक्शंस कैसे हो जाते हैं? दैट्स लाइक व्हाट इज स्पाइन इन्फेक्शंस? तो स्पाइन में जो कॉमनेस्ट इन्फेक्शन हम लोग देखते हैं, बेसिकली कॉमनेस्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है कि बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन हुआ, मे बी लंग्स में हुआ, स्किन पे हुआ, कहीं पे भी हुआ। इन्फेक्शन मतलब जो बेसिक इन्फ्लेमेशंस हमें इन्फेक्शंस हो जाते इन्फेक्शन हैं, मतलब वायरल। कोई भी संक्रमण होना, बैक्टीरिया का संक्रमण होना। तो बैक्टीरिया कहीं से भी बॉडी के अंदर घुसा, वो चाहे हो सकता है आपके थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ या आपके लंग्स में हुआ या आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में हुआ, कहीं पे भी इन्फेक्शन हुआ, वहां से वो इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू स्पाइन में पहुंच गया। और स्पाइन में जाकर के उसने वहां पे अपना एक सीडलिंग हो गई, वहां पे उसके एक तरीके से बोलें तो बीज चले गए, वहां बैक्टीरिया चले गए और वहां फिर उन्होंने ग्रोथ लेनी स्टार्ट कर दी। और जब वो ऐसा होता है तो फिर स्पाइन में अगेन जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर अपन ने डिस्कस किया कि एक तो बोन है और दूसरा नर्व है। अब अगर स्पाइन में इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन पस बनाएगा, वो पस नर्व को कई बार दबा देती है और नर्व को दबाने से फिर से नर्व में वीकनेस, कमजोरी और पैरालिसिस वाली कंडीशन स्टार्ट हो सकती है। सो वी हैव टू ट्रीट देम। सो अगेन ट्रीटमेंट कैसे होगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि पस या इन्फेक्शन हड्डी को कितना गला चुका है, उससे नर्व के ऊपर कितना प्रेशर है, नर्व अपना काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो इनमें अधिकतर केसेस में जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है कि बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करें। उसमें हम लोग बायोप्सी लेते हैं, कल्चर्स लेते हैं, अंदर से टिश्यू निकालते हैं, उसको लैब में भेजते हैं ताकि हम कीटाणु को पहचान सकें। क्योंकि जब तक हम कीटाणु को पहचानेंगे नहीं, हम उसके अगेंस्ट दवाई नहीं दे सकते। कौन सी दवाई देंगे? सो देन वी आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया और उसके हिसाब से हम उसको दवाइयाँ देते हैं। ठीक है। तो पहला रोल तो हमारा ये रहता है। दूसरा, अगर कुछ स्पेसिफिक रीजंस अगर बनते हैं, जैसे स्पाइन अगर अनस्टेबल हो गई है, हड्डी को बहुत ज़्यादा खा गया है, नर्व पे डैमेज हो रहा है या पेन बहुत ज़्यादा है या कुछ ऐसी पॉकेट्स बन रही हैं जहाँ पे दवाई पहुँच नहीं रही है, उस कंडीशंस में हम फिर स्पाइन इन्फेक्शंस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बट ये ऐसे स्पाइन तक कैसे पहुंच जाते हैं इन्फेक्शन, मतलब एंड हाउ कॉमन इट इज? क्योंकि इन्फेक्शंस तो इज अ कॉमन थिंग, बट स्पाइन इन्फेक्शन कितना कॉमन हो जाता है फिर इसमें? स्पाइन इन्फेक्शन इंडिया में काफ़ी कॉमन है। कॉमन है? हाँ, पर्टिकुलरली इंडिया में जो स्पाइन का टीबी का इन्फेक्शन है वो बहुत कॉमन है। अच्छा। बिकॉज लंग्स में जब टीबी होती है वहां से वो बैक्टीरिया ब्लड में इन्फिल्ट्रेट कर जाता है। और इसके सिम्टम्स पूरे दिख जाते हैं? हाँ, सिम्टम्स आते हैं पेशेंट पेन के साथ, फीवर के साथ। वही जो अपन ने डेंजर साइन बोले थे, वो डेंजर साइन एक्चुअली या तो इन्फेक्शन को या ट्यूमर्स को डिनोट करते हैं। ओह, अच्छा। दिस इज आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स, वही बिकॉज ब्लड का फ्लो है सारा तो पहुंच ही जाता है समहाउ। सो बोन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि बैक्टीरिया को छुपने की जगह बहुत ज्यादा मिलती है। सो वहां पे वो इट कैन ग्रो। लास्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछूंगी, अगर आपकी लाइफ का द फर्स्ट केस स्टडी जो भी आपके दिमाग में आती है, एनीथिंग that still moves you, because as a doctor लोग आपके साथ ऐसे बहुत इमोशंस के साथ आते हैं। स्पाइन इज समथिंग जो आपने बोला कि पूरी बॉडी को चलाता है, तो कोई भी एक केस स्टडी जो आपको याद हो, विच यू कैन शेयर, विच एटलीस्ट taught you something, anything जो भी आपके दिमाग में आता है, आप शेयर कर सको तो। जो कई बार पेशेंट्स स्कोलियोसिस के एक दो पेशेंट्स मुझे याद हमेशा रहते हैं, दोज हु एक्चुअली I treated one of the precious child, so that was one child which was a precious child that was born after 12 or 13 years after marriage, and the patient had severe scoliosis, and it was a very very high risk case which we operated upon. और जो उस पेशेंट्स के पेरेंट्स का जो फेथ और जो उनका मेरे लिए एक जो मेरे पे ट्रस्ट था, जो उन्होंने सर्जरी के बाद मुझे एक्सप्लेन किया, दैट वाज समथिंग आई नेवर फॉरगेट। दे एक्चुअली टोल्ड मी दैट वी हैंडेड आवर लाइफ टू यू, बिकॉज ये बच्चा हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस था।
So that was something, and also there are some negative things like one patient, a 25-year-old patient came to me and he was having what we call Cauda-equina syndrome, जिसको यूरिन और स्टूल के कंट्रोल में प्रॉब्लम डेवलप हो गई थी बिकॉज ऑफ डिस्क herniation, and I advised surgery for that patient. बट उसका फादर वाज सो एडमेंट कि कुछ भी हो जाए, मर जाए, लेकिन मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा. एंड आई फेल्ट सो बैड अबाउट इट कि रीजन क्या होता है, व्हाई डोंट दे डू दैट? मिथ एंड वो एक जो फिक्स्ड आइडियाज लोगों के दिमाग में डेवलप हो गए हैं बिकॉज ऑफ हियर से एंड सुन करके कि नहीं, सब स्पाइन सर्जरी के बाद कभी चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, पूरी ज़िंदगी बिस्तर पे निकल जाती है. तो इस तरीके के मिथ्स हैं, उसकी वजह से सो आई रियली फेल्ट बैड, क्योंकि दैट वाज द बेस्ट चांस फॉर दैट यंग मैन. ही हैड अ होल लाइफ इन फ्रंट ऑफ हिम. वी डोंट से कि अगर मैं ऑपरेट करता तो 100% वो ठीक हो जाता, बट दैट वाज हिज बेस्ट चांस. जो भी हो सकता था, एटलीस्ट बेटर होता या नहीं होता, बट दैट वाज द बेस्ट चांस. सो मेडिकल साइंस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी. हम ये बोलते हैं कि भाई अगर कॉडा-इक्विना सिंड्रोम को हम फर्स्ट 48 आवर्स में ऑपरेट करते हैं तो 80% पेशेंट गेट बैक यूरिन एंड स्टूल कंट्रोल. नहीं, थैंक यू सो मच सर. आई मीन बहुत ही डिटेल में, बहुत सिंप्लिसिटी से आपने समझाया. ट्रस्ट में, मतलब मैं जो आपसे तब से बोल रही हूँ कि स्टार्ट में जो आपने समझाया था और एंड में अब आप सिर्फ टर्म्स यूज करके समझा रहे हो ना, वो भी पूरा क्लियरली समझ आ गया. एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लोगों को बैक पेन, नेक पेन बेसिक की तो आदत पड़ चुकी है, बट वो आदत को एक कैटास्ट्रॉफी ना बनाए. दैट इज आवर जॉब कि हम उन तक पहुंचाएं कि एक लिमिट होती है जब तक तुम्हें पेन सहना चाहिए, एंड उसके बाद गो टू द डॉक्टर एंड डू व्हाट दे से. सो वो लिमिट आई थिंक आपने बताई है, एंड थैंक यू सो मच.